व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनाधीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो हम लोग उद्देश्य प्रकरण में विचार कर रहे थे, ठीक है ना। किसको कहते हैं उद्देश्य? उद्देश्य, ठीक है ना। तो उसी उद्देश्य प्रकरण में हम विचार कर रहे थे। यहाँ नाम लेकर के क्या किया जा रहा था? सब पदार्थों का कथन किया जा रहा था, है ना। तो उद्देश्य है ये भी। तो क्या वो प्रथम पंक्ति थी? द्रव्य सप्त पदार्थाः, ये थी, ठीक है ना। कि भाई ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ है, ठीक है ना। सब लोगों का इसमें मत भेद है ना। अन्य अन्य दार्शनिक लोग जो है वो कुछ और संख्या का मानते हैं, क्या मानते हैं, लेकिन वैशेषिक दर्शन के अनुसार, ठीक है ना, वैशेषिक दर्शन के अनुसार इसमें कितने पदार्थ माने गए हैं? 7 पदार्थ माने गए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक आप विचार करिए कि पूरे जगत को आपको दिया जाए, कोई भी आपको मतलब ऐसा कोई मतलब विचार न दिया जाए कि किस तरह से, और आपको कहा जाए आप पूरे जगत को एक थोड़े पदार्थों में अनुगम करिए कि कितने पदार्थ है दुनिया में, तो गिन पाएंगे? बता पाएंगे? इस तरह से पूरे जगत के सब पदार्थ आ जाने चाहिए। आप अपने शब्दों से व्याख्या करिए, आप अपने शब्दों से भेद करिए। कैसे करेंगे? तो कर लेंगे पूरे जगत को अनुगम। जैसे इन्होंने किया कि 7 पदार्थ मतलब पूरा जगत, बस यही है 7 पदार्थ, ईश्वर से लेके पिपीलिका पर्यंत, है ना, है कि नहीं है। छोटे छोटे कीट तक, जो दिख परमाणु तक लिया जाए ना, क्यों जो आगे चल रहा है, ईश्वर से लेके परमाणु पर्यंत पूरा जो पूरा का पूरा जो भी है वो सब का सब इस 7 पदार्थ के अंतर्गत आता आया। तो इस तरह का अनुगम आप कर सकते हैं? कठिन काम है ना, क्योंकि आप पूरा जगत देखे ही नहीं है। जब पूरा जगत देखे ही नहीं तो जानते ही नहीं है, कर नहीं सकते। ऐसे वैसे का आदमी इस तरह का वो नहीं कर सकता है। जो सिद्ध तपस्वी मतलब कोई महर्षि रहेगा तो वही ये कर सकता है, क्योंकि पूरा जगत उसको हस्तामलकवत होता है। क्या होता है? हस्तामलक समझते हैं? हाथ में जैसे एक आंवला आपके रख दिया जाए और आप उसके प्रत्येक कोणों में, प्रत्येक दिशा में, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? बारीकी से वो आंवले को आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें कितने छिद्र है, कहाँ काला है, कहाँ पीला है, कहाँ हरा है, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? उसी तरह पूरा जगत उनके हस्तामलकवत होता है। पूरा जगत उनके हाथ में ऐसे रहता है ना। तो जब वो रहेगा तो वो सब देख सकते हैं ना, क्या क्या चीज़ है, कोई उससे छूटेगा नहीं। आपको एक आंवला दिया जाए, आप परीक्षण करिए, आप पूरा परीक्षण कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, है ना। जबकि आपके पास कोई सिद्धि नहीं है ना, कोई ऐसी सिद्धि नहीं है जिससे हम वो कर सके। अब वो आंवला फिर भी आप सब ओर से घुमा के आप एक उसका वो तैयार कर देंगे कि हाँ इस आंवले में इतने छिद्र है, इतने प्रतिशत वो पीला है, इतने प्रतिशत वो हरा है, इतने प्रतिशत क्या है ना, इतना बिगड़ गया है, इतना प्रतिशत काला है, इसमें इतनी रेखाएं खींची गए हैं। ये सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? फिर देख लिया। तो इसी तरह उनको भी पूरा जगत ऐसे रहता था, हस्तामलकवत इसके लिए कहा है। हस्त में जैसे आमलक रहता है उसी वत उसको उनको जगत रहता था। तो वो सब देख सकते थे अपनी सिद्धि के द्वारा, तो इसलिए वो सब ये काम कर सके हैं, है ना। तो बहुत सोच विचार करके प्रत्येक दार्शनिक लोगों ने विचार किया है। प्रकृति में जो वैशेषिक दर्शन है जिनके प्रणेता है क्या? महर्षि कणाद, है ना। तो उन्होंने इस तरह से 7 पदार्थों बताए, 7 पदार्थ, सप्त पदार्थ, हाँ, तो वो बता सकते हैं, है ना।
हम लोग जैसे लोगों का काम नहीं है, बता सकते हैं क्या? हम लोग तो मतलब ये कहिए कि तो दक्षिण भारत नहीं देखे तो कितने पदार्थ बताने की कहाँ से बात आ गए हैं। हम लोग जैसे मतलब उधर विदेश का कोई वो कोना कोना नहीं देखे हैं, अपने गांव का कोना कोना नहीं देखा होगा कि अपने गांव में कितने पदार्थ तो है ना, और नहीं हो सकता है हम लोगों से। लेकिन जो आचार्य ने कहा है उस बात को हम समझ सकते हैं, आया कि नहीं आया। तो इसी तरह से उन्होंने कहा 7 पदार्थ, सप्त पदार्थ, हाँ ठीक हुआ। तो 7 पदार्थ कौन कौन बता दिए? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाया, भावाः। इसमें हम लोगों ने कुछ समास विचार किया था। कौन समास? इतरेतर द्वंद्व होगा, ये भी आप लोगों को पता है। क्या बोलेंगे विग्रह सहित बोलिए। द्रव्याणि च गुणाश्च कर्माणि च सामान्यञ्च विशेषाश्च समवायश्च अभावश्च इति द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थ, सब भावाः, यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। क्या बोलो? द्रव्याणि च गुणाश्च कर्माणि च सामान्यञ्च विशेषश्च समवायश्च अभावश्च इति द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः। द्रव्याणि च गुणाश्च कर्माणि च सामान्ये च विशेषाश्च समवायश्च अभावाश्च इति द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः, ठीक है ना। इस तरह से किए। तो कहीं कोई सामान्यम बोला है तो सामान्यम द्विविधम प्रोक्तम के अनुसार, और कोई सामान्य बोला है उसके 2 भेद को ध्यान में रख करके। कोई टीका का लिखा है समास इसमें, विग्रह विग्रह कोई लिखा होगा, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा पदार्थ, कोई टीका का लिखा है द्रव्या लिखे हैं किरणावलिकार। क्या लिखे है? शब्द प्रयोग बोलो सही से, एक एक अक्षर। द्रव्यम च गुणश्च कर्म च सामान्यम च विशेषश्च समवायश्च अभावश्च इति विग्रह। देखिए ये उन्होंने किया है, तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं ना है। अरे एक जो वो करके एक वचन कर सकते हैं, जाति पर मान करके एक वचन कर सकते हैं, ठीक है ना। द्रव्यम च, हम लोग द्रव्याणि किए क्योंकि नोट हो है इसलिए द्रव्याणि बोले, लेकिन ये भी कर सकते, इसलिए देखना था कि द्रव्यम च सब में एक वचन ही किए हैं। तो इसके अनुसार देखिए केवल लिंग का ध्यान रखना, बाकी सब एक वचन में ही रहेगा, समझ में आया। द्रव्यं च गुणश्च कर्म च सामान्यम च विशेषश्च समवायश्च अभावश्च। बस केवल इसमें 3 ही है, 3 नहीं, हाँ 3 है जो नपुंसकलिंग है। द्रव्यम च और एक कर्म च और तीसरा सामान्य, बाकी सब पुल्लिंग में है, ठीक है ना। तो द्रव्यं च और कर्मम च मत बोलिएगा, कर्म शब्द कर्मन शब्द है नपुंसकलिंग में, कर्म बनता है। तो कर्म च और सामान्यम च तो प्रसिद्ध आप जानते हैं ज्ञानम की तरह। हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या बोलेंगे इसके अनुसार बोलना हो तो? गुणश्च कर्म च सामान्यञ्च विशेषश्च समवायश्च अभावश्च। द्रव्यञ्च गुणश्च कर्म च सामान्यञ्च विशेषश्च समवायश्च अभावश्च इति द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा, हाँ यहाँ तक बोलना। हाँ द्रव्यम च गुणश्च कर्म च सामान्यञ्च विशेषश्च समवायश्च अभावश्च इति द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष। बात समझ में आई? जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम। एक वचन भी होता है ना जाति पर मान की, जैसे कोई बहुत सारे ब्राह्मण लोग जा रहे हैं तो ब्राह्मणः गच्छति ऐसा व्यवहार होता है ना, तो इसी तरह का है। तो द्रव्यम च भी कह सकते, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है ना। द्रव्यत्वेन द्रव्य को एक मान करके भी द्रव्यं च कह सकते हैं, कोई उसमें आपत्ति वाली बात नहीं है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 2 तो मैंने कल बताए थे आपको, सामान्यम च वाला एक करके और आगे अभावश्च करके, और एक सामान्य च और अभावाश्च करके, और ये नंबर 3 का ये रखिएगा। तो सब तरफ से बोल सकते। इतरेतर द्वंद्व समास हुआ आपके दिमाग में होना चाहिए, पदार्थ दिमाग में होगा तो कभी भी बोल सकते, ठीक है ना। तीनों को एक बार लिख लेना है और किस में क्या अंतर है वो आपको समझना है। बात समझ में आई? ये कर दिया, ठीक। तो ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः, ये कह दिया उन्होंने, पंक्ति प्रयोग की अन्नम भट्ट जी ने, है ना। अब ये जो है यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि आपने पदार्थ का सामान्य लक्षण कहा, पदार्थ का क्या लक्षण है बताया? क्या हूँ कर रहे हो? आगे नाम है उत्तर दो, हूँ कर रहे हैं, नहीं बताया। हाँ तो ये बोलो, क्या मुंह ताक रहे हो? उन्होंने पदार्थ किसको कहते हैं, ये लक्षण, पदार्थ का सामान्य लक्षण बताया?
पदार्थ का असाधारण धर्म बताया, मतलब लक्षण बताया पदार्थ का? नहीं बताया, है ना। सीधे क्या कर दिया? उसके भेद बता दिए कि पदार्थ ये 7 प्रकार के होते हैं, द्रव्य आदि 7 प्रकार के होते हैं, यही बता दिया ना। तो देखिए वस्तु स्थिति होती क्या है, आप लोगों को कोई भी चीज़ हो, है ना, उसका पहले सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि क्या है ये पदार्थ। सामान्य लक्षण का ज्ञान आपको जब हो जाए, बाद में उसको उसके कितने भेद है इत्यादि इत्यादि जिज्ञासा हो। जैसे मैं आपको पृथ्वी कहा, तो पहले आपकी जिज्ञासा क्या होगी? पृथ्वी क्या है, ये होगी ना, कि पृथ्वी कितने प्रकार की है, ये होगी। मैं कहूँ पृथ्वी, आप कहे पृथ्वी कितने प्रकार की है। अरे कहाँ, अभी पहले पृथ्वी को तो जानो, बात समझ में आए कि नहीं? ऐसा नहीं ना होता है। तो क्या होता है, विशेष जिज्ञासा बाद में होती है, पहले क्या होता है? सामान्य लक्षण का ज्ञान होना चाहिए, मतलब जो अपेक्षित होता है, सामान्य लक्षण विषयनी जिज्ञासा होती है, ठीक है ना, यही होती है ना। मतलब सामान्य लक्षण, वो पदार्थ जिसको आप जैसे पृथ्वी कह रहे हैं, तो पृथ्वी का पहले सामान्य लक्षण बताइए आप। वो पृथ्वी का सामान्य लक्षण जब आप बता देंगे कि भाई गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, तो उसके बाद वो विशेष जिज्ञासा हो सकती है। सा कति विधा, आपने जो गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, गंधवती पृथ्वी बताई, सा कति विधा, वो कितने प्रकार की है, ये जिज्ञासा बाद में होगी, ये विशेष जिज्ञासा हुई। सा कति विधा, उसके भेदों की जिज्ञासा, यही हुई ना। तो सा कति विधा, ये विशेश जिज्ञासा हुई, वो बाद में होगी, है ना। कब, किसके बाद में? पहले सामान्य लक्षण का ज्ञान तो हो जाए। सामान्य लक्षण ज्ञानानंतरमेव विशेष जिज्ञासा उदेति। क्या बोलेंगे? सामान्य लक्षण ज्ञानानंतरमेव विशेष जिज्ञासा उदेति, ठीक है ना। विशेष विषयनी जिज्ञासा आपको होती है, पहले सामान्य उदेति मतलब उत्पन्न होती है। तो जैसे सूर्य पूर्वस्याम दिशि उदेति, ऐसे बोलते हैं ना, उदेति मतलब उदय होता है, वो उत्पन्न होता है, ये कहने का तात्पर्य है ना। तो यहाँ पर भी ये जो विशेष, तो यहाँ पर क्या किया? सामान्य लक्षण, पदार्थ का सामान्य लक्षण बताया क्या? नहीं बताया। सीधे आप विशेष जिज्ञासा कर रहे हो, विशेष विभाग कर रहे हैं सीधे आप। तो जब तक सामान्य लक्षण जानेंगे नहीं, तब तक वो विशेष जिज्ञासा होगी, और विशेष जिज्ञासा ही नहीं है और आप विशेष का निरूपण कर रहे हैं उसके भेदों का, तो वो ठीक नहीं है ना। क्योंकि जब तक जिज्ञासा नहीं बनेगी तब तक वो पदार्थ ग्राह्य नहीं होता है। एक बात आप लोग अनुभव करिए, जब तक आपको कोई विशेष बात की जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक कोई भी आपको कोई भी ज्ञान देने लगे तो आपको वो ग्राह्य नहीं होगा, ठीक है ना। आप जैसे गीता में भी, अब मैंने ध्यान में नहीं है कोई ऐसी चीज़, लेकिन एक प्रामाणिक आचार्य से भगवद गीता में ऐसा सुना है कि भगवान कृष्ण ने बहुत सारे बातें शुरुआत में कह दी है ना। अब अर्जुन क्या करता है, वो सुना, सब चीज़ें सुना है, लेकिन आगे जाके फिर से ऐसे ही वही प्रश्न कर रहा है। थोड़ी जो बातें बता दी है उसी के संग वही प्रश्न पूछ रहा है, फिर भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? बात तो पहले बता दी थी। अर्जुन को ऐसा कोई भुलक्कड़ आदमी तो था नहीं कि मतलब जो अभी कहा वो भूल गया और फिर से मतलब वो, अरे वो क्या था, 7 पदार्थ थे, कितने थे, ऐसे वाला तो आदमी था नहीं, है ना। बहुत बड़ा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति रहा होगा कि जो भगवान के साथ रह रहा है, उसमें कोई न्यूनता की कल्पना कर नहीं सकते हैं। तब भी ऐसा हो रहा है, तब भी वो ऐसा कर रहा है, फिर से प्रश्न पूछ रहा है। बात चूंकि बता दी थी पहले भी, वही प्रश्न फिर से कर रहा है, तो फिर से बता रहे हैं। ऐसा हुआ है, आप लोग स्थल देखिएगा। मैंने एक प्रामाणिक आचार्य से सुना है, इसलिए मैंने उद्धरण कर दिया। आप लोग अन्वेषण करके बताएंगे कि भाई ऐसा कहाँ पर हुआ, कौन ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर मतलब भगवान श्री कृष्ण पहले भी दे चुके थे, लेकिन फिर भी यहाँ वो प्रश्न कर रहा है, ठीक है ना। पहले प्रश्न नहीं पूछा था, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही बता दिया उसको, ठीक है ना, थोक पे थोक दिया। लेकिन फिर उसको वो शिष्य थे हम शादी मामदाम प्रपन्नम करके आगे चले, तो फिर उसमें वो प्रश्न पूछने लगा। तो फिर वही प्रश्न जो जैसे मतलब पहले सुना ही ना हो, इस तरह का। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पहले उसकी जिज्ञासा नहीं थी उस समय जब भगवान कृष्ण बताए थे। अपने आप जब जिज्ञासा हुई फिर उत्तर दिए तो वो बैठ गया, हाँ ये है,
बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सामान्य चीज़ है। आप भी देखिए, आपके कोई जिज्ञासा नहीं है ना, कि मुझे इसको जानना है, कोई जानने की जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा आपको नहीं है, और आपके सामने कोई षट दर्शनों का मतलब पहाड़ तोड़ दे तो आप कुछ लेंगे उसमें से? नहीं ना लेंगे। आप कहेंगे अरे फालतू क्या मतलब है, निकल जाएंगे अपने रास्ते में, हाँ क्या करना है हमें। लेकिन आपकी जिज्ञासा हो और वहाँ जाके आप बैठे सुबह 6:30 बजे, तब तो वो बोले तो आप कुछ समझेंगे, सुनेंगे, याद करेंगे, करेंगे, प्रयास करेंगे, यत्न करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जिज्ञासा जब तक ना हो तब तक उस चीज़ को बताना ये कहीं का उचित नहीं है ना। जिज्ञासा पहले होनी जरूरी है। तो देखिए, सामान्य लक्षण का ज्ञान तो हुआ नहीं है अभी, पदार्थ किसको कहते हैं तो पता नहीं है। अब विशेष जिज्ञासा होने की, सह पदार्थ कति विध, ये विशेष जिज्ञासा होगी? नहीं होगी। और आप विशेष विभाग कर रहे हैं, द्रव्य गुण कर्म, तो विशेष जिज्ञासा है नहीं और आप विशेष का विभाग कर दे रहे हैं। मतलब सब पदार्थों का 7 प्रकार के पदार्थ होते हैं ये कहने लगे। आज बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये उचित नहीं होगा। ये प्रेक्षावत लोग जो होते हैं ना, प्रेक्षावत लोग मतलब प्रेक्षा मतलब बुद्धि होता है ना, प्रेक्षा, तो प्रेक्षावत मतलब बुद्धिमान लोग इसकी उपेक्षा कर देते हैं। अजिज्ञासित पदार्थ को जब कोई वक्ता कहता है तब बुद्धिमान लोग उसकी उपेक्षा कर देते हैं। करते कि नहीं करते है ना? आप रोड पे कहीं जा रहे हैं, कोई आदमी कुछ भी बक रहा है तो आप सुनेंगे उसको? क्यों सुनेंगे? आपको, क्योंकि वो जिज्ञासित विषय ही नहीं है ना। कोई प्रलाप कर रहा है, हम क्यों सुने भाई? तो जब जिज्ञासित विषय रहेगा कि भाई हाँ यहाँ तो कुछ शास्त्रीय बातें हो रही है, कोई पदार्थ समझाया जा रहा है, तो आप खड़े हो जाएंगे, हाँ चलिए सुन लिया जाए क्या कह रहे हैं, है ना। तो इस तरह से होता है। तो अजिज्ञासित पदार्थ का यदि आप निरूपण करेंगे तो वो बुद्धिमान लोगों के द्वारा उपेक्षणीय हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर भी क्या हुआ है? सामान्य लक्षण का ज्ञान नहीं हुआ है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इन सब चीज़ों को समझिए, है ना, बारीकी से। ऐसा होता है, लोक में भी आप लोग व्यवहार करते हैं। तो सामान्य लक्षण का यहाँ ज्ञान नहीं हुआ है तो विशेष जिज्ञासा होगी नहीं। सह पदार्थ कति विध, इस तरह की विशेष जिज्ञासा होगी? और जब जिज्ञासा ही नहीं है और आप विशेष का विभाग कर दे रहे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय आप आवाह करके, तो ये क्या हो जाएगा? उपेक्षणीय हो जाएगा। बात समझ में आई ना? तो ये विशेष विभाग करना आपका अनुचित है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वो उपेक्षणीय मतलब ये हो जाता है, छोड़ देते हैं लोग, अरे छोड़िए ना, हमको क्या करना उससे, ऐसे उपेक्षा कर देना, है ना। कोई भी चीज़ मतलब अधिक मिलने लगे तो आपको उपेक्षा का भाव आ जाता है ना उसमें। कोई भी चीज़ ज़्यादा मिलने लगे, जैसे भोजन मान लीजिए आपको दिन में एक ही बार मिलता है तो आपको ये हो कि अरे भोजन आया, राह देख के बैठेंगे। अब दिन में 10 बार मिलने लगे तो आप कहेंगे नहीं खाएंगे अभी, हमारा कोई खाने का, अभी सोएंगे। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये हो जाए अधिक चीज़ जब कोई मिलती है, ये उपेक्षा है, ठीक है ना। और जब दिन में एक ही बार मिलना है तो उसमें अपेक्षा होती है, वहाँ अपेक्षा होती, कब आएगा भोजन भाई, फ़ोन करो जरा कहाँ पहुँचा, ऐसा होता है। तो वो अपेक्षा का भाव है, वो उपेक्षा का भाव है। तो इतना अंतर है। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये हो, तो यहाँ पर ये विशेष विभाग करना अनुचित है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों अनुचित है? क्यों अनुचित है इसको समझिएगा। क्यों अनुचित है? क्योंकि विशेष विषयणी जिज्ञासा ही नहीं हुई है। जिज्ञासा ही नहीं है। क्यों नहीं है विशेष विषयणी जिज्ञासा? क्योंकि आपने सामान्य लक्षण बताया ही नहीं है, पदार्थ किसको कहते हैं बताया ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये विशेष विभाग आपका करना अनुचित है। ऐसी आशंका उठा देगा ना कोई अन्नम भट्ट जी के ऊपर, उठाएगा ना, उठाएगा। तो उसका समाधान करना है हम लोगों को, है ना। ये तो आपत्ति आई ग्रंथ के ऊपर, आई कि नहीं आई? कि ये विशेष विभाग करना अनुचित है। क्या बोलेंगे इसको? कैसे बोलेंगे? बोलो इसको, बताओ कैसे अनुचित है विशेष विभाग? क्योंकि हम विशेष विषयनी जिज्ञासा ही हमें नहीं हुई है। और विशेष विषयनी जिज्ञासा इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमें सामान्य लक्षण। तो वहाँ से चालू करो ना, ये उल्टा सुल्टा बीच में से उठा रहे हो। विशेष विषयनी जिज्ञासा वो क्या नहीं हुई, फिर इधर आएगा, फिर उधर जाएगा, ये घुमाने वाली बात आती है। सही से बोलना आता हो तो बोलो। विशेष विभाग किए हैं अन्नम भट्ट जी ने, विशेष विभाग का जो प्रदर्शन किया है वह अनुचित है, उपेक्षणीय है। क्योंकि हमें जब विशेष विषयनी जिज्ञासा ही नहीं हुई है
तो उस विशेष विभाग का वो करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हमें सामान्य लक्षण का ज्ञान नहीं तो है। क्योंकि करके जा रहे हो तो इधर से जाओ ना भाई, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आपने पदार्थ का सामान्य लक्षण नहीं बताया है तो विशेष विषयिणी जिज्ञासा होगी नहीं। तो विशेष विषयिणी जिज्ञासा जब नहीं है तो विशेष विषय विभाग करना आपका अनुचित है। ऐसे नहीं जा सकते हो पागलों की। तो क्योंकि करते आ रहे हो उधर से, हैं? किसी को पढ़ाओगे तो ऐसे पढ़ाओगे कि विशेष विभाग करना अनुचित है क्योंकि जिज्ञासा नहीं हुई है। तो वो कहेगा क्यों जिज्ञासा नहीं हुई, अभी हमको तो यही नहीं पता है कि जिज्ञासा होती है क्या होती है। फिर कहेंगे कि क्योंकि सामान्य लक्षण नहीं बताया। ऐसे क्यों कर रहे हो, सीधे जाओ ना भाई। क्योंकि आपने पदार्थ का सामान्य लक्षण नहीं बताया है इसलिए विशेष विशेष सह पदार्थ कतिविधा इत्याकारक विशेष विषयक जिज्ञासा नहीं होगी। जब वो जिज्ञासा नहीं होगी तो विशेष विभाग करना भी अनुचित है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बात समझ, क्या बोलोगे? सामान्य लक्षण का ज्ञान नहीं है हमें, इसलिए विशेष विषय की जिज्ञासा। अरे नहीं कराया है, नहीं हमें क्या घंटा होगा, वो नहीं कराया है तो नहीं है बोलो ना। उसने नहीं कराया, ग्रंथ लिख रहा है वो आदमी कराएगा कि मतलब तुम कराओगे? अरे बताओ ना कि वो ग्रंथकार नहीं बताया, नहीं करवाया है, क्योंकि उन्होंने क्या पदार्थ का कोई लक्षण बताया क्या? नहीं बताया है। जैसे आगे कर रहा है गंधवती पृथ्वी सात द्विविधा, तो वहाँ तो ठीक बैठा आपका विशेष विभाग करना सात द्विविधा नित्य अनित्य च करके। क्यों? क्योंकि आपने पहले गंधवती पृथ्वी ये बता दिया है ना, सामान्य लक्षण बता दिया। अब जो सुनने वाले श्रोता लोग होंगे उनको जिज्ञासा होगी कि भाई सा पृथ्वी कतिविधा, फिर आप उसका निराकरण करिए। सा पृथ्वी द्विविधा नित्य अनित्य च। बात समझ में आए कि नहीं आए? तो ये हो गया इस तरह से, वहाँ ठीक बैठा। लेकिन यहाँ पर ग्रंथकार कोई पदार्थ का लक्षण बताया है क्या? पदार्थ का लक्षण बताया नहीं है और आपने विशेष विभाग क्या कर दिया? और मतलब अब पदार्थ सामान्य लक्षण तो बताया नहीं। अब जब सामान्य लक्षण ही किसी को पता नहीं पदार्थ किसको कहते हैं तो सह पदार्थ कतिविधा ये जिज्ञासा नहीं होगी। और जब ये विशेष जिज्ञासा नहीं होगी तो फिर उसका विषय बताना, जब जिज्ञासा ही नहीं है अजिज्ञासित पदार्थ को बताना अनुचित है। आया कि नहीं आया? समझ में आया तुमको? तो ये कर दिया, ठीक है। क्या बोल सकते हो, बोलो कि ज़्यादा प्रेक्षावत हो गए इन लोगों की तरह। सामान्य ज्ञान के बाद ही विशेष जिज्ञासा होती है। हाँ, यहाँ पर इन्होंने विशेष पदार्थ बता दिया, पदार्थों का विभाग बता दिया है। तो ये विशेष सामान्य ज्ञान हुआ ही नहीं, तो विशेष पदार्थ ये बताना अनुचित है। सामान्य ज्ञान हुआ नहीं है तो विशेष पदार्थ बनाना उचित है। मतलब सामान्य लक्षण क्या महाराज जी बोलिए, ठीक करिए इन सबों को। ग्रंथकार जी ने सामान्य लक्षण बताया ही नहीं है। मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे मतलब मूल थोड़ा चलना होगा ये सब। हाँ चलिए, सामान्य आप लोगों ने अपनी अनर्हता योग्य कर दी, सिद्ध कर दी। सामान्य लक्षण विशेष जिज्ञासा नहीं होगी तो पदार्थ की जो भेद बताया है ये उपेक्षावत हो जाएगा। हाँ क्या बोले? उपेक्षावत, उपेक्षणीय हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बोले लेकिन उसके पहले मुझे तो मैं सुना ही नहीं कुछ। जब सामान्य ज्ञान नहीं होगा तो पदार्थ की विशेष विभाग जो बताया है, पदार्थों के भाग जो बताया है वो उपेक्षणीय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामान्य ज्ञान हमें है ही नहीं, सामान्य लक्षण बताया ही नहीं अपने। हाँ तो सामान्य लक्षण, जब सामान्य ज्ञान पता ही नहीं पदार्थ किसको कहते हैं वही नहीं पता है, इसी में घंटा लगा दिया आप लोगों ने। बड़े विचित्र लोग पे भर गए। क्या आप बोल सकते हैं? बोलिए। ग्रंथकार ने यहाँ पर पदार्थों के विभाग किए कि पदार्थ कितने होते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा नहीं बताया, पदार्थ का सामान्य लक्षण नहीं बताया। जब तक सामान्य लक्षण नहीं बताएंगे तब तक पदार्थ कितने हैं तो ये जिज्ञासा नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी। इसलिए जब तक पहले पदार्थ का सामान्य लक्षण नहीं करेंगे तब तक ये जिज्ञासा विशेष जिज्ञासा नहीं होगी। और विशेष जिज्ञासा नहीं होगी तो फिर विशेष का विभाग करना अनुचित है। इनका ठीक आया सबों में से, बाकी सब गए गड़बड़ सड़बड़ वाले ही साहब। क्या कारण तो मतलब ज़्यादा मतलब पंडित समझने लगते हो क्या अपने आप को? कुछ नहीं आएगा पंडित जी, ऐसे बैठोगे तो। समझने के लिए बैठो, पदार्थ को पकड़ना है ना। कुछ नहीं आता है ये ध्यान रखो।
ये सिर्फ करके बैठो तब जाके कुछ आएगा, वरना करके बैठोगे तो कुछ गधे ही हो गए बड़े बड़े। तो ये हो गया, ठीक है ना। कोई उसमें कठिन बात है ही नहीं। सामान्य रूप से समझना था आप लोगों को कि सामान्य लक्षण पहले होना चाहिए, बाद में वो श्रोता को क्या हो, विशेष जिज्ञासा हो, और फिर आप वो वक्ता जो है वो विशेष विषय विभाग बताए तो ये उचित होता है, ठीक होता है ना। लेकिन आपने सामान्य लक्षण बताया नहीं है तो श्रोता को विशेष जिज्ञासा नहीं होगी, विशेष विभाग की जिज्ञासा नहीं होगी। जब उसको जिज्ञासा नहीं होगी और आप विशेष विभाग बता रहे हैं तो आपने अजिज्ञासित पदार्थ को बताया तो ये उपेक्षणीय हो जाता है, ये ठीक नहीं है, अनुचित है, ये सब आपत्ति आई। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो पाठ लगाना तब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये कर दिया। बोल रहे पाठ सही से नहीं लगाते हो क्या? ऐसे ही खटर पटर करते होंगे, सही से पाठ लगाना नहीं आता है क्या महाराज जी? हैं कैसे पाठ लगाते हैं? आप तो समझते हैं ना पाठ लगाना क्या होता है। तो ये लोग गलत रास्ते में हैं तो बताइए, ये सब अनभिज्ञ है परंपरा से, ठीक है ना। आप जानते हैं कैसे पाठ लगाया जाता है, हाँ? तो बताइए इन लोगों से कि ये ऐसे नहीं लगाते, इसको ऐसे बोलिए, सब लोग बोलिए, क्या करिए, कोई अनुचित बात होती हो तो, ठीक है ना। तो चलिए हो गया। तो कर दिया क्या कि भाई यहाँ पर विशेष विषय ये विभाग जो किया वो अनुचित है, निष्कर्ष यही निकला, ठीक है। विशेष विभाग करना आपका अनुचित है, ये आशंका हुई। इसका समाधान करना है आपको। क्या समाधान करेंगे? पदार्थ का हाँ, पदार्थ का लक्षण बताना पड़ेगा। तो पदार्थ का लक्षण तो बताया नहीं है, अब थोड़ी ना बता सकते हैं। और ये कहाँ बताया है? नहीं ना बताया है। तो यहाँ पर उत्तर ये दीजिए कि पंडित जी देखिए इन्होंने शब्द प्रयोग क्या किया है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः। तो पदार्थाः कहा कि नहीं कहा? तो ये पदार्थ जो पद है, पदार्थ मतलब क्या, तो उसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि क्या चीज़ है ये। पदार्थ मतलब क्या? पदस्य अर्थः पदार्थः। व्युत्पत्ति देखिए, पदार्थ है कि व्युत्पत्ति क्या होगी? पदस्य अर्थः पदार्थः, है कि नहीं। मतलब पद का जो अर्थ हो उसी को पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? पद का जो अर्थ हो वही क्या होता है? पद से जो बोध्य हो वही पदार्थ होता है ना। पद से जो जिसको समझा जाता हो उसी को पदार्थ कहते हैं। पद के द्वारा जो अभिधेय होता हो, पद के द्वारा, पद का जो अभिधेय हो, है ना, अर्थ अभिधेय एक ही तरह का है और कुछ है नहीं, पर्याय ये शब्दों का बस समझ रखिए। पद का जो अर्थ है, पद का जो अभिधेय है ना, वही पदार्थ है। तो इसके व्युत्पत्ति से ही तो ज्ञान हो जा रहा है पदार्थ किसको कहते हैं। पदाभिधेयत्वम पदार्थस्य लक्षणम। क्या? पद का जो अर्थ हो मतलब अभिधेय हो, है ना, बोध्य जो हो वही क्या होता है? पदार्थ होता है। बात समझ में आई? तो पदाभिधेयत्वम किस में रहेगा? अर्थ में होगा। ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव जितने भी है सब में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यही तो सब पदार्थ है। बात समझ में आई? पदाभिधेयत्वम पदार्थस्य लक्षण, है ना। इसकी व्युत्पत्ति से ही अर्थ लब्ध हो गया कि नहीं हो गया? इसके लिए कुछ अलग कहना होगा? पृथ्वी की तरह नहीं है यहाँ पर। पृथ्वी में उसके नाम से नहीं पता चलता है कि क्या इसका लक्षण हो सकता है। गंधवत्तम उसकी प्रकृति प्रत्यय कुछ लब्ध नहीं होता है वहाँ से, है ना। यहाँ पर तो पदस्य अर्थ पदार्थ व्युत्पत्ति करेंगे, इसी व्युत्पत्ति से आपको ज्ञान हो जाएगा पदार्थ किसको कहते हैं। पद का जो अर्थ हो, ये पद का अर्थ है कि नहीं है? कोई भी पद का, हमारे ये आग्रह नहीं कि पुस्तक पद का ये अर्थ, किसी भी पद का ये अर्थ है कि नहीं है? ये किसी पद का अर्थ है कि नहीं है? ये मोबाइल किसी पद का अर्थ है कि नहीं है? तो ये सब पदार्थ है, ये सब पदाभिधेय है, पद के अभिधेय है, अर्थ है, बोध्य है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जमीन जो आपको दिख रही हो पद का अर्थ है कि नहीं है? अरे किसी न किसी पद का अर्थ तो है ही ना, भूमि, तो भूमि पद का अर्थ है, वो है कि नहीं। इस तरह से जितने भी वो होंगे, जितने भी अर्थ होंगे वो सब किसी न किसी पद के अर्थ होंगे ना। तो सबके सब पदाभिधेय है कि नहीं है? तो पदाभिधेय तो कहाँ जाएगा? सब पदार्थों में चला जाएगा ना। कोई भी ऐसा पदार्थ होगा कि जो पदाभिधेय न हो? सब किसी न किसी का नाम कोई ना कोई तो होगा ही, और सब के सब पद के अर्थ ही है।
तो पदाभिधेयत्वम पदार्थस्य लक्षणम, क्या कर दिया? ये कहाँ से लाभ हो गया? उसकी व्युत्पत्ति से। आप केवल पदार्थ की व्युत्पत्ति देखिए, क्या है पदस्य अर्थ पदार्थ, इससे ही ये अर्थ समझ में आ जा रहा है ना। पद का जो अर्थ हो, पद का जो अभिधेय हो वही पदार्थ होता है। तो इसी उसके पदार्थ शब्द से ही क्या हो गया? हमको ज्ञान हो गया सामान्य लक्षण का, है ना। सब पदार्थों का एक सामान्य लक्षण का ज्ञान हो गया। क्या लक्षण? पदार्थ से लक्षणम। आया कि नहीं आया? तो पदाभिधेयत्वम पदार्थ से लक्षणम ये कर दिए। लगा कि नहीं लगा महाराज जी? क्या कर दिए? पदाभिधेयत्वम पदार्थस्य लक्षणम। पदार्थस्य लक्षणम क्या बोले? पदाभिधेयत्वम पदार्थस्य लक्षणम। लक्षणम, हाँ हाँ, पदाभिधेयत्वम पदार्थस्य लक्षणम ये है, ठीक है। तो पदाभिधेय, क्योंकि मैं क्या कहता हूँ, मुझे लगता है कि समझ रहा है तो मैं थोड़ा कम पूछता हूँ। तो कम पूछने का मतलब ये हुआ कि अंड बंड समझने लगा है ना। न समझना वो पदार्थ समझता है, अनुक्तम अपि समझने लगे हैं सब लोग। तो ये सब ना हो, इसके लिए थोड़ा जरूरी है, ठीक है ना। साथ में चलिए, साथ में बैठे हैं, सबके साथ चलना है। संगच्छत्वम संबद्धत्वम, हाँ, बाकी कोई अहम भाव से बैठेंगे तो कुछ आना वाना है नहीं उसमें। तो पदाभिधेयत्वम पदार्थस्य लक्षणम ये कर दिया। क्या कर दिया? ये कर दिया, हाँ। और सब लोग बोलते हैं तो मुंह से आवाज़ निकालो, हाँ। ये मत समझ के बैठो कि मतलब सिद्ध, ये नहीं होता। कोई सिद्ध नहीं है, सब गधे हैं, तब जाके ही कुछ आएगा, वरना गधे ही रहोगे जिंदगी पर। पदाभिधेयत्वम पदार्थस्य लक्षणम ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये लक्षण, तो ये पदार्थ शब्द से ही उसका लाभ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो जब पदार्थ शब्द से ही लाभ हो जा रहा है तो फिर उसका सामान्य लक्षण हो ही गया। तो सामान्य लक्षण बता ही दिया इस पंक्ति के द्वारा, बता दिया कि नहीं बता दिया? तो सामान्य लक्षण जब इसके नाम से ही पता चल गया, पदाभिधेयत्वम ये सामान्य धर्म था उसका, है ना। तो मतलब असाधारण धर्म था सब पदार्थों का, वो आपको पता चल गया, मतलब उसका लक्षण ज्ञान हो गया। अब आपको वो पदार्थ कतिविधेय जिज्ञासा होगी और फिर वो सप्त पदार्थ ये बन जाएगा। ये विशेष विभाग करना उचित है, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि आपका मूल ही उठा दिया। आप कहाँ से चालू किए थे? आपने सामान्य लक्षण नहीं बताया है, इसलिए विशेष जिज्ञासा नहीं होगी, तो विशेष विभाग करना अनुचित है, ये आपका कहना था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? लक्षण बताया ही ये पंक्ति से, यही समाधान दे दिया, है ना। तो वहीं से उठा लिए कि भाई पदार्थ का लक्षण तो बता ही दिए। तो कहाँ बताया है? तो कहा पदार्थ शब्द से ही ज्ञान हो जाता है। ये क्या लक्षण है? पद का जो अर्थ हो व्युत्पत्ति से, ठीक है ना। पदार्थ शब्द से कैसे? तो उसकी व्युत्पत्ति देखेंगे तो उसका लक्षण ज्ञान हो जाएगा। पदस्य अर्थ पदार्थ, ये व्युत्पत्ति के द्वारा क्या हो जा रहा है? उसके सामान्य लक्षण का ज्ञान हो जा रहा है, ठीक है। वाह, आया बात समझ में महाराज जी? तो ये कर दिया पदाभिधेय। और पदाभिधेय तुम सब पदार्थों में रहेगा कि नहीं रहेगा? द्रव्य में भी रहेगा। द्रव्य जो कोई भी, ये सब द्रव्य है ना। पृथ्वी जल तेज, तो वो सब किसी न किसी पद के अर्थ है कि नहीं है? तो पदाभिधेय तुम उसमें चला गया, है ना, सब में चला गया, देख लीजिएगा। तो लक्षण समन्वय हो गया, तो लक्षण सामान्य लक्षण का ज्ञान हो गया। अब जब सामान्य लक्षण बता दिया तो विशेष विषयणी जिज्ञासा होगी कि नहीं होगी? क्या होगी? पदार्थ कतिविधः, ये भी। और उसके बाद उसका निराकरण करने के लिए आपका है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा, ये आपका ये विशेष विभाग करना अब उचित है, ठीक है ना। तो ये बता दिया, बात समझ में आई? तो ध्यान रखिएगा, पूर्व पक्षी ने क्या प्रश्न किया, उत्तर पक्षी ने क्या उत्तर दिया, बात समझ में आई? अब पूर्व पक्षी फिर से खड़ा हो गया। उसने कहा साहब देखो, पदार्थ का लक्षण तो आपने कहा व्युत्पत्तियाँ लब्ध हो जाएगा, है ना। व्युत्पत्ति करेंगे पदार्थ शब्द की तो उससे सामान्य लक्षण का ज्ञान हो जाएगा, ठीक कहा। लेकिन आप थोड़ा देखिए ना, पहले विशेष विभाग हुआ कि पहले सामान्य लक्षण का ज्ञान हुआ? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ, तो वो तो फिर भी बाद में ही करा रहे ना। आप पंक्ति का क्रम देखिए ना, वो पदार्थ का तो सामान्य लक्षण का ज्ञान तो बाद में हुआ ना, पहले तो मतलब विशेष विभाग ही हो गया ना। तो वही आपत्ति तदवस्था है कि नहीं है? हुई कि नहीं हुई? क्योंकि वो जो विशेष विभाग किया उसके पूर्व में आपने कोई मतलब बताया सामान्य लक्षण, उसके बाद बताएंगे तो क्या मतलब?
फिर तो पूरी तरह संग्रह पड़ी है बताने के लिए, है ना। हालांकि उसी पंक्ति में घटकतया प्रविष्ट है, लेकिन बाद में है ना, इसीलिए फिर से पूर्व पक्षी अपना वो खड़ा हो रहा है ना, कि भाई आपने जो विशेष विभाग किया द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा कह करके, उसके पूर्व में सामान्य लक्षण का ज्ञान हुआ है? नहीं हुआ। तो प्रश्न तो हमारा जस का तस बैठा हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? महाराज जी समझिए इन सब पदार्थों को, है ना। थोड़ा आप लोग समझते हैं ऐसा सोच करके मैं जा रहा हूँ। अब जितना आप लोग मेहनत करेंगे उतना ही जाएंगे और उतना ही सतह पर रहेगी। हाँ, तो ये कर दिया, बात समझ में आई। तो ये फिर से आशंका हुई कि भाई द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा करके जो आपने विशेष विभाग किया, उसके पूर्व में तो सामान्य लक्षण का ज्ञान नहीं किया गया है। किया है क्या? नहीं किया गया। जब नहीं आपने बताया ना श्रोता को हुआ, जब आप नहीं बताए तो कैसे हो जाएगा? श्रोता सब जानता हो तो आपकी तर्क संग्रह क्यों पढ़ना है? अरे वो अनधित न्याय शास्त्र है, बाल है, तो उसको तो सब चीज़ें बतानी पड़ेगी, छोटी 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 छोटी। तो वो बताया नहीं आपने सामान्य लक्षण ज्ञान, विशेष विषय नहीं, उसको जिज्ञासा हुई नहीं, और आप चालू कर रहे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा। ये कहाँ का उचित है? नहीं उचित है। फिर से पूर्व पक्ष आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब फिर से समाधान देना पड़ेगा इसको। तो इसको क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे बताइए? अब तो बड़ा विचित्र हो गया। पहले तो हम कुछ बना भी लिए, पहले जो पूर्व पक्षी ने जो प्रश्न किया था उसका तो हम कर भी दिए कि पदार्थ शब्द से ही सामान्य लक्षण का ज्ञान हो जाएगा, है ना, ये सब कर दिए। लेकिन अब तो उसमें भी वो कह रहा है कि वो बाद में कहा है, पहले तो विशेष विभाग जो किए उसके पूर्व में तो नहीं आया। तो ये तो बड़ा विचित्र शंका हो गई। अब इसका क्या समाधान करेंगे? क्या होगा महाराज? देखिए, एक चीज होती है आप लोग समझना चाहिए, पाठक क्रमाद आर्थक क्रमो बलियान। क्या? पाठक क्रमाद आर्थक क्रमो बलियान। बलियान है ना, बलियान होगा ना, बलवान भी होगा, बलियान भी होगा। ये सुन करेंगे तो क्या बनेगा? बलियान। तो ठीक है, कोई आपत्ति वाली बात नहीं। तो पाठक क्रमाद आर्थक क्रमो बलियान, ये मीमांसा का एक न्याय है ना। मीमांसा में आया है, मीमांसा का है मतलब वो मीमांसा में आया है ये तात्पर्य, बाकी कोई किसी घर का नहीं होता है पाठक क्रमाद का, लेकिन वो मीमांसा में अधिकतर प्रयोग होता है, इसलिए मीमांसा का एक न्याय है, ऐसा व्यवहार करते हैं। क्या? पाठक क्रमाद आर्थक क्रमो बलियम। अब ये क्या चीज़ है इसको समझना होगा, तब ये पूर्व पक्षी का जो आशंका है उसका आप शमन कर पाएंगे, है कि नहीं। तो क्या है, तो देखिए पहले उसको समझने के लिए आप मीमांसा में आइए, मीमांसक लोग कहाँ उसको प्रयोग करते हैं। कोई वो कठिन बात नहीं, सरल ही है, ठीक है ना, जहाँ समझ सकते हो। वहाँ पर याग प्रकरण में एक वाक्य आया, अग्निहोत्रम जुहोति। क्या आया? अग्निहोत्रम जुहोति। अग्निहोत्रम जुहोति। अभी अग्निहोत्रम जुहोति मतलब अग्निहोत्र होम करे, ये उसका तात्पर्य है ना। अग्निहोत्र होम हवन करे, होम करे, हम होम कहिए उसको, ताकि मतलब कुछ वो हो। हवन शब्द भी संस्कृत में होगा, हवन कि नहीं होगा? अरे हुयते अस्मिन, हवन तो हो सकता है, ल्यूट करेंगे तो नहीं बन जाएगा हवन। देखिएगा थोड़ा व्युत्पत्ति होगा, वो भी संस्कृत शब्द ही, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन होम बोलिए। तो अग्निहोत्र होम करे, है ना, जो भी उसका अधिकारी जो भी हो वो करे। तो ये पहले वाक्य है। इसके बाद आया यवागुम पचति। यवागुम की यवागु क्या होगा? यवागु पचति कि यवागुम, यवागु पचति, ठीक है ना। चलिए देखिएगा उसको, यवागु पचति अभी रख के चला जाए। उसके बाद ये वाक्य आया कि भाई यवागु मतलब जानते यवागु किसको कहते हैं? कोई एक, हाँ, वैसे ही अव्यय द्रव्य है, कोई विशेष अव्यय पदार्थ जिसके द्वारा अग्निहोत्र होम किया जाता है, तो वो यवागु पचति ऐसा करके आया है, ठीक है ना। मैं अभी शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो ये यवागु पचति है। अब ये वाक्य बाद में लिखा। अब देखिए, पहले कह दिया अग्निहोत्रम जुहोति और बाद में कह रहे हैं यवागु पचति, ऐसा कह रहे हैं। तो अग्नि वो यवागु से, वस्तुतः क्या है, वो यवागु से ही वो करना है, अग्निहोत्र होम करना है, ठीक है ना। वो यवागु से ही वो अग्निहोत्र होम करना है।
अब वो पहले कह दी अग्निहोत्रम जुहोति, मतलब अग्निहोत्र, अब क्रम के अनुसार देखेंगे सूत्र जो वाक्य क्रम है उसका क्रम देखिए आप, अग्निहोत्रम जुहोति पहले आया, उसके बाद में आया है यवागु पचति। तो अग्निहोत्रम जुहोति जो आया तो उसके तभी मतलब पाठक्रम के अनुसार, ये पाठक्रम है, इसी को पाठक्रम कहते हैं। अब इसी के क्रम के अनुसार पहले आपको क्या अग्निहोत्र होम कर लेना चाहिए, है ना, ये कर लेंगे। फिर आया यवागु पचति, फिर यवागु का पाक करना चाहिए। तो फिर वो यवागु का पाक करेंगे तो फिर वो यवागु को कहाँ डालेंगे, फिर उसका कोई मतलब रहा? पाठक्रम के अनुसार यदि आपने क्रिया करना चालू किया, वे जिस तरह से पढ़ा गया है उसके अनुसार हम काम करते चलते हैं, ठीक है ना। उसमें पहले आया अग्निहोत्रम जुहोति, चलो अग्निहोत्र होम कर दिया जाए, तो ऐसा करके अग्निहोत्र होम। फिर आया यवागु पचति, तो यवागु, अरे यवागु पकाया, यवागु पका तो देंगे लेकिन उसका करेंगे क्या, कोई प्रयोजन रहेगा क्या? अग्निहोत्र होम तो हो गया, तो वस्तुतः वो यवागु अग्निहोत्र होम के लिए ही थी, है ना, उसी के लिए था, उसी से होम करना था। तो यहाँ ये पाठक्रम के काम नहीं न बन रहा है। तो पाठक्रमाद आर्थक क्रमो बलियान, अर्थ की दृष्टि से देखें आप तो पहले यवागु पाक होना चाहिए, फिर वो जो यवागु निष्पन्न होगा उसके द्वारा अग्निहोत्र होम करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए क्या किया जाता है, वहाँ पर वस्तुतः पाठक्रम तो क्या है, अग्निहोत्रम जुहोति और उसके बाद यवागु पचति, लेकिन आर्थक क्रम को देखते हुए क्या करना होगा आपको, पहले यवागु पचति पहले मानना होगा आर्थक क्रम के अनुसार। पहले आपको कौन क्रिया करनी होगी? यवागु पचति, फिर अग्निहोत्रम जुहोति, उस यवागु से फिर अग्निहोत्र होम करिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? आर्थक क्रम मतलब प्रयोजन देखना पड़ेगा, प्रयोजन की दृष्टि से आप देखेंगे उसको, सामान्य रूप से यही समझिए। आर्थक क्रम मतलब कि वही यवागु फिर बाद में करेंगे, पाठक्रम के अनुसार आपने क्रियाएं की, मान लीजिए तो अग्निहोत्र होम कर लिया, फिर यवागु का पाक किया। अभी यवागु का पाक किया तो उसका कोई अर्थ रहेगा, प्रयोजन रहेगा? नहीं ना रहेगा, नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि अब उसको आप क्या करेंगे, उसका पका दिए आप, है ना, तो उसका कुछ होने वाला प्रयोजन तो नहीं ना हुआ उसका। तो उसको प्रयोजन को देखते हुए एक क्रम आपको निर्धारण करना पड़ेगा कि यवागु के लिए, अग्निहोत्र के लिए ये यवागु थी, तो यवागु को पहले पचति करिए, यवागु पचति पहले रखिए, फिर तो ये आर्थक क्रम हुआ, प्रयोजन की दृष्टि से चले। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिस तरह से प्रयोजन था उस क्रम से थोड़ा प्रयोजन, थोड़ा क्रम बदलना पड़ा, है कि नहीं? सामान्य रूप से अभी यही समझिए। तो पहले क्या पाठ मानना पड़ेगा आर्थक क्रम के अनुसार, और फिर अग्निहोत्रम जुहोति, इसी अनुसार क्रिया होगी। तो ये आर्थक क्रम हुआ, ठीक है ना। प्रयोजन की दृष्टि में, प्रयोजन को ध्यान में रख करके, ये किस लिए, किसके लिए कौन सी चीज़ है, इसको ध्यान में रख करके फिर ये सब क्रम बनेगा। तो ये आर्थक क्रम हुआ। तो पाठक्रम की अपेक्षा आर्थक क्रम बलवान होता है, बलियान होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसा वहाँ पर किया जाता। अब यहाँ पर भी देखिए, पाठक्रम हमारा जो है पंक्ति, प्रथम पंक्ति का, वो तो ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समाया भावा सप्त पदार्थ, ऐसा पाठक्रम है। लेकिन पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है, बलियान होता है, ठीक है ना। तो अर्थक्रम मतलब क्या, पहले सामान्य लक्षण बताना चाहिए, तब जाके विशेष जिज्ञासा श्रोता को होगी और आप विशेष विभाग करिए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इस अर्थक्रम को ध्यान में रख करके किसको पहले होना चाहिए? पदार्था को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पदार्था इसको पहले होना। तो अर्थक्रम को ध्यान में रख के पदार्था पहले आ जाएगा, ठीक है ना। अब वो आप नहीं कह सकते कि भाई पाठक्रम में तो बाद में है ना, क्योंकि पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है इस न्याय के अनुसार। बात समझने, पाठक्रमाद अर्थक्रमो बलियान। तो इस अर्थक्रम को, पाठक्रम में तो पदार्थ पद बाद में है, पदार्थ शब्द बाद में है, लेकिन अर्थक्रम के अनुसार हम उसको पहले ले आएंगे। तो जब उसको पहले ले आएंगे तो क्या होगा, वाक्य का प्रकार, योजना क्या होगी वाक्य की, ऐसे होगा ना। पदार्थाः द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त, ये कर दिया। तो ये अर्थक्रम के अनुसार ये वाक्य का ये योजना प्रकार, मतलब अन्वय प्रकार ये रहा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पदार्थ पहले आ गया। अब आपने पदाभिधेयत्व इसके शब्द से ही जान लिया, पदार्थ का सामान्य लक्षण ज्ञान हो गया। उस वक्त श्रोता को विशेष जिज्ञासा होगी और उसका निराकरण अग्रिम वाक्य से हो जाएगा, मतलब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा से हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आई? तो अब बन गया। अब कोई पूर्व पक्षी की आशंका बनेगी?
नहीं बनेगी। तो इस वाक्य का अन्वय करना हो तो क्या करेंगे? पाठ्यक्रमात् अर्थक्रमः बलवान करके हाँ। कर्म सामान्य विशेष समवाया भाव अवाहा सप्त, ये उसका अन्वय प्रकार। ये पंक्ति ऐसे होनी चाहिए, है ना, ये ऐसे समझनी है इसको, तभी जाके बैठेगा। आया कि नहीं आया? तो ये कह दिए हम, ये समाधान हुआ, है ना। पूर्व पक्षी का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? अब हो गया। और एक समाधान, ये तो एक आपको समाधान दिया गया कि पदार्थ शब्द से ही उसके सामान्य लक्षण का ज्ञान हो जाएगा, तो कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर से पूर्व पक्ष खड़ा हुआ था कि पदार्थ पद भी तो बाद में है, तो उसका भी हम लोगों ने पाठ्यक्रमाद अर्थक्रमो बलियान करके लगा दिया। तो ये एक समाधान हुआ। ये आशंका जो विशेष विभागों अनुचित करके जो आशंका उठी थी, उसका एक समाधान हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सब बातों को क्रम से ध्यान में रखिएगा। दूसरा समाधान ये दीजिए कि पंडित जी, जब हमने मंगलाचरण विचार कर रहे थे, तर्क संग्रह क्रियते, तो वहाँ तर्क मतलब कौन तर्क? तो वहाँ पर आपको व्युत्पत्ति बताई गई थी। तर्क मतलब सप्त पदार्थ, तर्क मतलब क्या? तर्क्यन्ते इमे इति तर्काः, है ना। तर्क्यन्ते अमी, क्या तर्क्यन्ते अमी इति तर्काः। इमे में क्या आपत्ति? बहुवचन पदार्थाः, ये बहुत पदार्थ हैं तो बहुवचन, इधर अमी बहुवचन है। इमे कहाँ बनता है? इमे द्विवचन। असो या अदर शब्द बोलिए पुल्लिंग में। अयम इमौ इमे। तो गधे हो तुम, इमे द्विवचन में बनता है। क्या बनता है अदर शब्द का? अदस अमु अमी। इदम शब्द का और इदम का बनता है पुल्लिंग में। पुल्लिंग में इदम। पुल्लिंग में पागल। अयम इमौ इमे। बोलो महान। बनता है पुल्लिंग में असौ अमु अमी। इदम का पुल्लिंग में बोलो। तो इमे कौन लिंग का, कौन वचन का है? बहुवचन। तो क्या आपत्ति है? तो कौन अमी करवाया? कौन अमी बोलाया? अमी कहाँ से आ गया? कोई कहा होगा ना कि इसे अमी करना है, इमे नहीं होता है। क्या तर्क्यन्ते अमी तर्क्यन्ते। इमे भी तो बोला था बार बार। आप लोग में इमे बोला तो कैसे बोल रहे हैं कि इमे नहीं होता है? इमे द्विवचन में होता है, ये बात कहाँ से आई? पागल है, बिना देखे मत टोका करो कभी भी, चमड़ा उधर देंगे। कभी भी मत बोला करो ऐसे बिना समझे समझे। ये पता है नहीं कौन शब्द कैसे कौन लिंग में चलता है, इमे द्विवचन में बनता है। पागल है सब लोग क्या? तर्क्यन्ते इमे इति तर्काः। अमी गलत नहीं है, लेकिन इमे जो कह रहा कि द्विवचन है इसलिए गुस्सा आया। अमी बोला होता तब तक का ठीक था, लेकिन इमे गलत है, वो द्विवचन में बनता है, इसलिए दिमाग खराब हो गया। ध्यान दे के बोला करो, ऐसे अंड बंड मत बोलो। व्याकरण के छात्र हो कि तुम ऐसे पदार्थ बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? तर्क्यन्ते इमे इति तर्काः हुआ कि नहीं हुआ? तर्क्यन्ते मतलब क्या? प्रमिति विषयी क्रियन्ते। ये कहा था ना, ज्ञान का विषय जिनको किया जा रहा है, तो किनको ज्ञान का विषय किया जा रहा है? द्रव्य आदि सप्त पदार्थों को किया जा रहा है। ये कहे थे कि नहीं कहे थे? तो वहाँ पर ये सब बात, तो तर्क, तो इसके अनुसार तर्क का मतलब सप्त पदार्थ, लेकिन इससे कुछ लक्षण का सामान्य लक्षण पता चल रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ में आ रहा है कि ज्ञान का विषय जो होता है वही सप्त पदार्थ है। तो ज्ञान विषयत्वम पदार्थस्य लक्षणम, इससे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो व्युत्पत्ति हमने की तर्क्यन्ते का प्रमिति विषयी क्रियन्ते इमे, तो मतलब जो ज्ञान के विषय किए जा रहे हैं वो सब क्या है? पदार्थ है। यही तो कहा। तो इससे समझ में आ रहा है, ज्ञान का विषय जिनको किया जा रहा है, मतलब ज्ञान विषयत्व इन सब में रहेगा। तो ज्ञान विषयत्वम पदार्थस्य लक्षण, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा?
ये भी पदार्थ का ही लक्षण है महाराज जी, ठीक है ना। ज्ञान विषयत्वम पदार्थस्य लक्षणम, है ना। ये आपके ज्ञान का विषय है कि नहीं है, तो ज्ञान विषयत्व तो इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा। आप इसको ये पुस्तक जो है इसको आपके ज्ञान का विषय है कि नहीं। अभी आप चक्षुरिंद्रिय के द्वारा देख रहे हैं तो आपका चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है, तो ये चाक्षुष प्रत्यक्ष जो ज्ञान है उसका विषय ये पुस्तक है कि नहीं है, तो ज्ञान विषय तो इसमें गया कि नहीं गया, तो ये लक्षण घट गया। इस तरह सब पदार्थों में जाएगा कि नहीं जाएगा। अब आप कहेंगे कि अमेरिका में मान लीजिए कोई पदार्थ है तो उसका तो हमको ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान का विषय वो है नहीं, तो वो भी पदार्थ है, ज्ञान विषय तो उसमें गया नहीं जाएगा। क्यों? आपने ना तो उसको देखा विदेश में, चाहे अपने गांव में अभी जो भी पदार्थ है वो आपके ज्ञान के विषय है क्या? वो तो कथनचित हो भी स्मरणात्मक ज्ञान करके आप कहे भी कि हाँ वो मेरे ज्ञान के विषय हो जाएंगे, लेकिन विदेश में जहाँ आप गए ही नहीं है वहाँ जो पदार्थ होंगे वो आपके ज्ञान के विषय है क्या? हाँ यही कहना है, उनके तो हो गए, अरे आपके ज्ञान के विषय ना हो, किसी के भी तो ज्ञान का विषय तो होगा ही वो, है ना। अब आप कहेंगे कोई ऐसी जगह भी है जहाँ कोई भी नहीं जाता है, तो सुनिए समझिए, प्रश्न पहले तो हो जाए फिर उत्तर दिया जाए, है ना। जहाँ कोई मतलब आदमी जाता ही नहीं है, ऐसी भी जरूरी है कि सब जगह आदमी पहुँचते ही है कोने कोने में, ऐसा नहीं ना है। कोई ऐसी चीज़, इतने बड़ा जो जगत है इसमें कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ मनुष्य जाता ही नहीं होगा, ऐसी होगी कि नहीं होगी? बहुत सारी जगह ऐसी होगी। तो वहाँ जो पदार्थ होंगे वो तो ज्ञान के विषय नहीं ना हुए किसी के, तो फिर ज्ञान विषय तो उसमें कैसे जाएगा, वो भी तो पदार्थ है, लेकिन ज्ञान विषय तो लक्षण तो नहीं गया। तो क्या कहेंगे? तो वहाँ पर कहेंगे ईश्वर का ज्ञान तो है, क्या विषय तो है ही, ईश्वर तो सर्वज्ञ है, उसको तो सब पदार्थ का ज्ञान है, उसको आपकी तरह वो मंद बुद्धि नहीं है कि एक ही जगह को देखता है, वो सर्वज्ञ है ना। नित्य ज्ञान उसको रहता है, नित्य ज्ञानवान वो पुरुष है ना ईश्वर। तो वो जो ईश्वर है उसके ज्ञान का वो विषय है कि नहीं है, तो ज्ञान विषय तुम चला गया कि नहीं चला गया, तो बस हो गया। हमको ज्ञान विषय तुम ले जाना है, आपका जाए चाहे ईश्वर का जाए चाहे महाराज जी का जाए है कि नहीं, किसी का भी जाए, लेकिन ज्ञान विषय तो जाना चाहिए। तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा? जिन दुनिया के जितने भी पदार्थ है सब में ज्ञान विषय तो जाएगा, तो ये भी लक्षण है, ज्ञान विषयत्वम पदार्थस्य लक्षणम, ठीक है ना। और ज्ञान का जो विषय होता है उसी को ज्ञेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञेय, ठीक है ना। तो ज्ञेयत्वम पदार्थस्य लक्षणम ये भी कह सकते हैं। क्या? ज्ञेयत्वम मतलब ज्ञान विषयत्वम, यही उसका तात्पर्य, और कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो कहीं पर भी ज्ञेयत्वम पदार्थस्य लक्षणम आ जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं। तो वो तर्क संग्रह क्रियते उसका जब निरूपण कर रहे थे तो वहाँ पर आपको सप्त पदार्थों का सामान्य स्वरूप ज्ञान हो गया था कि नहीं हो गया था, कि जो ज्ञान के विषय होते हो वही सप्त पदार्थ, ऐसा हो गया था कि नहीं हो गया? तो हो गया था, तो हो ही गया था। तो फिर अब सामान्य लक्षण ज्ञान हो ही गया, तो विशेष विषयनी जिज्ञासा हो मतलब हो जाएगी कि भाई वो पदार्थ कितने प्रकार से है, तो फिर आप विशेष विभाग करिए तो आपका ग्रंथ बैठ गया। तो कोई इसमें अनुचित कोई कार्य नहीं है। ये समाधान एक समझ में आया। पहला समाधान वो पदार्थ शब्द से ही लब्ध हो जाएगा, उसमें फिर यदि कोई आपत्ति आती है तो फिर अर्थ पाठक्रमार्थ कर्मो बलियान करके पदार्थ को पहले पढ़वा दीजिए। पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया सप्त, समवाया भावा सप्त, ये कर दीजिए, है ना। ये एक समाधान इसमें बन गया, कोई वो इसमें अनुभव नहीं है, ये उत्तर बढ़िया बना है। और एक समाधान ये हुआ कि तर्क संग्रह निरूप क्रियते, मंगलाचरण में जहाँ तर्क का निरूपण किया तो वहाँ पर सामान्य रूप से तर्क का सप्त पदार्थों का ज्ञान सामान्य ज्ञान हो ही गया था, अब उसका विशेष विभाग करना कोई अनुचित नहीं है। एक समाधान हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? और हम लोगों का एक अपनी ओर से समाधान एक समझिए, मुझे भी एक ये ध्यान में करते करते एक समाधान आया, कहीं पर शायद लिखा हो तो आप बताएंगे, है ना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कोई ग्रंथ का संस्कार पड़ा हुआ है उसी की वजह से अभी आ रहा है, तो ऐसे भी बता दिया हो, ऐसा जरूरी नहीं अपना ही सोचा हुआ हो, कहीं पर शायद लिखा भी मिल सके, क्योंकि ध्यान में नहीं आ रहा है कि कहाँ का है ना, और शायद इस तरह का समाधान ना भी हो। तो जो भी हो, जो भी आप देखिएगा विला वो करिएगा, लेकिन एक समाधान अपनी ओर से एक रखिए। एक समाधान ये भी दीजिए कि पंडित जी उद्देश्य प्रकरण में केवल नाम ही गिनाए जाते हैं, नाम मात्र से वस्तु संकीर्तन होता है, उसमें लक्षण फक्षण नहीं होता है, फालतू की बातें मत करिए। तो उद्देश्य प्रकरण ही जब इसको कह रहे हैं तो ये सब कहाँ बवाल खड़ा किए हो, लक्षण नहीं बताया, वो नहीं बताया, हैं
उद्देश्य प्रकरण ही किसको कहता है? जिसमें नाम मात्र न पदार्थों का संकीर्तन किया जाए। क्या किया जाए? बस तो यही तो, अब उसमें यही करेंगे। अब उसमें तुम लक्षण क्यों नहीं कहा? अरे वो सब होगा, उसमें कपड़ा क्यों रहे हो, है ना? अभी से कपड़ा मत। ये उद्देश्य प्रकरण है तो इसमें केवल उद्देश्य ही होगा, इसमें लक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। ना हमने कहा, ना कोई आवश्यकता है। एक समाधान ये भी रखे, ठीक है ना? सीधा और सादा, है ना? तो ये ठीक है, कोई आपत्ति नहीं ना? कोई आपत्ति हो तो बताइएगा। कोई इसमें, क्योंकि उद्देश्य प्रकरण जब इसको कह रहे हैं, इसमें क्या होता है? नाम मात्र न पदार्थों का बस संकीर्तन कथन करना होता है। अब इसमें लक्षण नहीं कहा, वो नहीं कहा, फलाना नहीं कहा, ये सब बातें कहाँ से आ गए? ये सब बातें कहाँ से आ गए? हाँ, तो इसलिए ये भी एक समाधान कहिए कि उद्देश्य प्रकरण होने के नाते इसमें कोई लक्षण वक्षण की जरूरत नहीं है। इसमें बस पदार्थों का कथन करना है जो किया गया है, जो बिल्कुल अनुचित नहीं है ना? हमारे शास्त्र की 3 प्रकार की प्रवृत्ति है, उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा। तो उसको लक्षण को अभी क्यों घुसा रहा है, उद्देश्य में क्यों घुसा रहा है? वो आएगा, उसके लिए अभी आएगा, उसमें दिमाग चकराएगा, तब फिर कहेंगे कि अरे लक्षण आ गया। तो अभी से क्यों उसको ला रहे हैं? है ना? तो ये हो गया, बात समझ में आई? तो ये भी एक उत्तर, 3 समाधान हम लोगों ने दिए कि जो आदमी ऐसा कह रहा था कि ये विशेष विभाग करना अनुचित है, बिना सामान्य लक्षण बताए ये विशेष विभाग करना अनुचित है, ऐसा जो पूर्व पक्षी था, उसके समाधान में 3 समाधान आए, ठीक है? तो ये कर दिया। तो कुल मिला के सामान्य रूप से प्रथम पंक्ति आई कि नहीं आई? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था, ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक विचार करिए। अब ये एक विचार खत्म हुआ, ठीक है ना? ये विशेष विभाग का जो अनौचित्य था उसका हम लोगों ने निराकरण किया। नंबर 1 विचार रखिएगा, ठीक है ना? इसमें कितने विचार कर रहे हैं थोड़ा परिगणन करिएगा ताकि दिमाग में सब पदार्थ रहे, है ना? कहीं पर भी बोलेंगे, कहीं पर भी सप्त पदार्थों का ही केवल मान लीजिए निरूपण करने का मौका मिला, तो इसी तर्क संग्रह की एक ही पंक्ति को लेके इसी क्रम से चलते जाइए। तो 7 पदार्थों के ऊपर बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे केवल एक ही पंक्ति पे? तो इस तरह का एक तैयार रखिए, है ना? कि भाई केवल अब मतलब व्याप्ति ही सब जगह सुनाएंगे क्या? हाँ, सब जगह व्याप्ति ही सुनाएंगे। मान लीजिए कोई ऐसी जगह चले गए, मान लीजिए कोई कथा चल रही है ना? किसी की भागवत कथा चल रही, और वहाँ पर आप गए और कहे कि भाई ये व्यक्ति पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा मौका दिया जाए, आधे घंटे बोले वहाँ खड़ा होके, है ना? बीच में मान लीजिए आप आगे, होता ही है प्राय अधिकतर ऐसा प्रसंग आता ही है कि भाई आधे घंटे थोड़ा तुम सुनाओ, क्या कहना, कुछ पढ़े हो न्याय शास्त्र, तो उसको मतलब परामर्श सुना होगे कि मतलब व्याप्ति सुना होगा, पंचलक्षणी, कोई पल्ले पड़ेगा? अब उनके लिए तो यही सब 7 पदार्थ है, ये सब करिए। उसको सामान्य जैसी जनता वैसा भाषण होना चाहिए, ठीक है ना? जैसे लोग हो सुनने वाले, कोई पंडित लोग है तो फिर पंचलक्षणी ही चालू करिए, फिर सब छोड़िए फिर, है ना? तो ये सब है, तो इसको भी जानना जरूरी है। तो ये सब बातें क्रम से ध्यान में रखेंगे ना कि कौन से तर्क संग्रह की केवल एक पंक्ति बस थी, याद होनी चाहिए, बाकी सब दिमाग में विचार के रूप में रखिए, कोई या वो नहीं है, ठीक है? तो ये एक विचार हुआ, इसको रखा जाए। अब आइए नंबर 2 के विचार में, है ना? इसमें एक और विचार करना है कि भाई देखिए, मैं कहूँ कि देवदत्त को चैत्र और मैत्र पुत्र है, ये मैंने कह दिया। क्या कहा? देवदत्त का चैत्र और मैत्र जो है वो देवदत्त का पुत्र है, ऐसा कह दिया। क्या कह दिया? देवदत्त का पुत्र है, ऐसा कह दिया। अब इसमें बताना पड़ेगा कितने पुत्र है उसके, कितने हैं, कैसे जान लिए? 2 है, पता चल गया ना? चैत्र और मैत्र ये देवदत्त के 2 पुत्र, 2 ना भी बोले, 2 के बोलने की जरूरत नहीं है। चैत्र देवदत्त के चैत्र और मैत्र पुत्र है, चैत्र और मैत्र देवदत्त के पुत्र है। तो इससे समझ में आ जाएगा ना कितने पुत्र है? 2 पुत्र है, समझ में आ जाए। जैसे दशरथ के भरत, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये पुत्र है, ये कह दिया। तो अब बताना पड़ेगा कितने पुत्र है, कि 4 है, ऐसा बताना पड़ेगा। आप लोग समझ जाएंगे। केवल इतना बता दूं कि दशरथ जी के राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये पुत्र है, ठीक है? या तो राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दशरथ के पुत्र है। जिस तरह से भी वाक्य कही है, इसमें संख्या पाचक कोई पद की जरूरत पड़ेगी?
कि चत्वारः पुत्रा, ये बताना पड़ेगा? नहीं, केवल नाम बता दिए तो उससे समझ में आ गया कि 4 है। होता है कि नहीं होता? लोक में ऐसा होता है ना, मेरे पास पूरी सब्जी है ना। कोई दुकानदार के पास जाइए, खाना वाना बनाता हो, आप रात को देरी से गए हैं, है ना, मान लीजिए 10, वो बस दुकान बस वो करता है, बंद करने की तैयारी कर रहा है, उसके लिए कोई विशेष शब्द वो प्रयोग करता है दुकान बंद करने के लिए, बढ़ाना, हिंदी में भी यही कहते हैं। चलिए तो फिर ठीक है, तो वही दुकान बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, हाँ, और उसी समय कोई चला जाए कि मुझे खाने में क्या क्या है चाहिए मुझे, तो क्या मेरे पास पूरी सब्जी है, तो इससे क्या समझ जाएगा वो? 2 ही चीज़ है, बताना पड़ेगा उसको, मेरे पास 2 ही चीज़ पूरी सब्जी है, ऐसा बोलना पड़ेगा उसको? नहीं ना होता है ऐसा, लोक में नहीं होता है, सामान्य बात है ना, ये सब फालतू की बातें नहीं होती। तो पूरी सब्जी है, बस इतना कह दिया वो समझ लेगा बस इसके पास 2 ही चीज़ है, अब इसके पास मिष्टान्न मांगना गलत है ना। तो ये हम लोगों का व्यवहार है लोकों में। इसी तरह से यहाँ पर भी द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा पदार्था, ये कह दीजिए ना, फिर वो परिगणन कर लेंगे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 आ रहे तो सप्त पदार्थ, तो पता चल ही जाएगा कि 7 पदार्थ है। उसके लिए सप्त कहने की क्या जरूरत है? बात समझ में आई? सप्त पद में विचार करना है हमको, इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी क्या आवश्यकता है ना। ये सप्त पद की, सप्त पद जो बोल रहे हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ, तो इसमें सप्त की क्या जरूरत है? सीधे क्या कह दीजिए? पदार्थ, हाँ ये कह दिया, तो इससे काम चल गया कि नहीं चल गया? तो काम चल गया। तो सप्त पद की क्या जरूरत है? आप लोगों को ऐसे फालतू बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। गलत नहीं है आपका सप्त कहना, हमने नहीं कह रहे कि आपने गलत होगा, वो गलत नहीं, 7 ही है तो 7 सप्त बोल दिया, ये से गलत नहीं है। लेकिन जब प्रयोजन नहीं है उसको लिखने का, सामान्य रूप से जब श्रोता लोग समझ जा रहे हैं, तो फिर क्यों आप सप्त के पीछे पड़े, है ना। अधिक लेखन भी अयुक्त होता है महाराज जी, हमारी परंपरा है ना। अधिक लेखन जो होता है ना, अधिक लेखन करना, ज़रूरत से ज़्यादा लेखन करना, है ना, वो भी क्या होता है? अयुक्त होता है। मतलब आप लिखिए, ऐसा उसमें नहीं कह रहा, वो तो लिखना ही है, लेकिन अब आप उसमें दूसरा अर्थ निकाले कि हमको भी लिखना नहीं है, लिखने के लिए मना अयुक्त होता है, ऐसा करके लिखने का छोड़ देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, है ना, आप लोगों का गड़बड़ाएगा। तो ये ना हो, तो कहने का तात्पर्य ग्रंथ जब आप कोई लिख रहे हैं तो संकोच करके चलना पड़ता है भाई, ये लोग मतलब कुछ भी अर्थ निकालते हैं। कोई भी ग्रंथ लिख रहा है तो उसमें जो चीज़ जरूरी है वो सब बताइए, बाकी फालतू का बकवास उसमें क्यों करेंगे? अधिक लेखन उसमें कह रहा हूँ अयुक्त होता है। आजकल जो एक ट्रेंड कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेंड एक चल पड़ा है कि 4500 पृष्ठ में हमने ग्रंथ लिखा है, एक ट्रेंड चला है कि नहीं चला है? वो क्यों? गिनीज बुक में नाम लिखवाने के लिए। एक प्रयोजन क्या समझ में आया कि गिनीज बुक में हमारा नाम आ जाए कि इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, 45 पृष्ठों के ऊपर 4500 पृष्ठ की टीका लिखी है। ऐसा करने के लिए लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो वस्तुतः देखा जाए तो वो मूर्खता का ही एक लक्षण है। अरे पागल हो तुम, 45 पृष्ठों को 4500 पृष्ठ में लिखा, समय खराब किया, उससे अच्छा दूसरा कोई ग्रंथ लिख दे। उस 45 को मान लो तुम 450 में लिखे होते, समझाना ही है ऐसा करके, तो ठीक होता। 45 फालतू में एक ही बात बार बार लिखनी है, तब जाके वो भरेगा। वो जो कुछ मतलब नहीं हो रहा है, थोड़ा गुजराती भी डाला है कि नहीं, नीचे थोड़ा मतलब आधा पृष्ठ गुजराती भी डाला, ताकि मतलब 4500 पृष्ठ हो नहीं रहा था। तो ये सब क्या मतलब है? मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या समझाना चाह, क्या मतलब ये क्या आपका उद्देश्य क्या है इसका? यही हुआ ना कि आप मतलब एक नाम दर्ज करवाना चाह रहे हैं कोई एक जगह पे, है ना, कि इतना बड़ा ग्रंथ है इस दुनिया का जो कि अभूतपूर्व है, न भूतो न भविष्यति, ये सब सुनने के लिए ही तो लिखा। तो ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता, ये हमारी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो शब्दकृत जितना हो सके उतना संक्षेप होता है। आप कोई भी प्राचीन ग्रंथ उठा के देख लीजिए, अर्थ शब्दकृत बाहुल्य दिखेगा ही नहीं, कहीं पर दिखेगा क्या?
हाँ, कोई विशेष उसमें समझाना है तो उसके लिए वो लिखेंगे, लेकिन फालतू बात नहीं करेंगे। तो ये हम लोगों की परंपरा है जो बनाए भी रखनी चाहिए और अच्छी भी है। क्यों ये सब बवाल करने का क्या मतलब है? एक ही लक्षण है उसको 10 बार घटाना, उसी को फिर गुजराती में घटाना, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? पेज भरना है तो उसके लिए और भी बहुत काम है पेज भरने के लिए, इतना थोड़ी ना। मैंने वो थोड़ा मतलब जितना ज़रूरी था उतना लिखो तब तक ठीक है, कहने का तात्पर्य। अब ज़्यादा नहीं जाएंगे उसमें, आइए प्रकृति में। तो अधिक लेखनस्य अयुक्तत्वात् सप्तपद शब्द ग्रहणम किमर्थम, ये प्रश्न आया कि शब्द ग्रहण करना क्या जरूरत है ना। तो ये शब्द ग्रहण की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो तो हम परिगणन कर ही लेंगे। आप केवल नाम बता दीजिए, हम फिर गिन लेंगे। इतने मंद बुद्धि नहीं है, आपके व्याकरण काव्य कोश सब पढ़ के आए, अधिकारी है, बाल है आपके, तो बाल है तो मतलब सब चीज़ देख के आया है, तो गिनती तो कर लेगा भाई, है ना कि नहीं कर लेगा? कर लेगा। तो उसके लिए आप क्यों सप्त लगाए रखे, ये प्रश्न है। समझ में आया? ये प्रश्न हुआ। अब इसका समाधान देना है हम लोगों को। तो इसका समाधान हम क्या देंगे? इसका समाधान हम लोग ये कहे कि देखो, लोक में दशरथ के राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ये पुत्र हैं, ये कह देने से काम चल जाए, उसके लिए वहाँ 4 पद की जरूरत ना पड़े। देवदत्त के चैत्र मैत्र पुत्र है, ये कह देने से काम चल जाए, 2 पद वहाँ कहने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे पास पूड़ी सब्जी है, इतना कहने से काम चल जाए, वहाँ मेरे पास 2 पूड़ी सब्जी 2 चीज़ है, 1-2 कहने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन पंडित ये शास्त्र है, यहाँ बहुत सारे बवाली लोग होते हैं जो कहते हैं कि 8 पदार्थ है, कोई कहता है 25 पदार्थ हैं, कोई कहता है उतने पदार्थ है। क्या पदार्थ है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? कितना वो उसमें है, आप कितना उसमें कोई पदार्थ की परिगणना नहीं है वेदांत में, ऐसा नहीं है। तो चलिए, तो मतलब होते हैं ना कि 25 पदार्थ है, इतने पदार्थ है, उतने पदार्थ है ना, ऐसा चलता है कि नहीं चलता है? कोई कहता है कि 10 पदार्थ है ना, कोई सब मतलब बहुत लोग हैं। तो उन सबों का निराकरण करने के लिए ये शब्द बोलना जरूरी था। आप विचार करिए, निराकरण करने के लिए मतलब उनका खंडन करने के लिए सप्त पदार्थ जोर दिया उसके ऊपर, है ना, सप्त पदार्थ। वहाँ लोक में चूंकि मैं पूरी सब्जी है कहने पर कोई आक्षेप नहीं करने वाला था कि आपके पास मिष्टान्न भी है, कि आपके पास पूरी नहीं, इस तरह का कोई आक्षेप नहीं था। उसको बस केवल बताना है, ना कोई वहाँ कोई वो है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ विलक्षण स्थिति है। आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करिए, है कि नहीं है? क्योंकि कोई कह रहा 25 है, कोई कह रहा 16 है, कोई कह रहा क्या है, कोई कह रहा 5 है, कोई कह रहा 6 है, सब लोग हैं, है ना। और भविष्य में कोई कह भी सकते हैं, कोई कहे भी हो। तो इस तरह कोई कह रहा 8 है। तो इस तरह का ये सब मतों का खंडन करने, निराकरण करने के लिए ये सप्त पद कहा गया। जरूरी है कि नहीं है? सप्त पदार्थ है ना। गिनती मान लीजिए हमने करवाई, मतलब नाम लिया, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा पदार्थ, और फिर कोई आगे कह दिया अत्र शक्ति रीति शेषः। ऐसा कोई मतलब हमारे ग्रंथ में ही वो कर दे, कर सकता है ना कोई कि भाई इसमें मतलब शक्ति ही उपलक्षण विधिया बोद्धव्या, उपलक्षण होकर के मतलब उसको भी जानना चाहिए, ये भी एक पदार्थ है। ऐसा मतलब कोई आगे पीछे फिर वो एड न कर सके, इसमें कोई एडिटिंग, है ना। इसके लिए हमने नाम ले सप्त पदार्थ, ताकि आगे जाके ना पीछे जाके कोई कुछ कर ना सके। फिट है हमारा 7 पदार्थ है, बस। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके लिए, वरना लोग कर सकते हैं ना। देखिए आप ही विचार करके बताए, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाहा पदार्थ ये कह दिया, ठीक है। तो इसके अनुसार 7 लब्ध हो जाएंगे। लेकिन कोई मान लीजिए जो 8 मानने वाला है, वो ये कहेगा ना कि ये न्याय शास्त्र भी मानता है, तो कहाँ लिखा है? वो तो केवल इतना ही लिखे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा पदार्थ, इतना ही लिखा। तो कहा वहाँ शक्ति भी समझना चाहिए, वो भी एक पदार्थ है। ऐसा एडिटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है कोई? हैं, ऐसा लोग करते हैं। तो ये सब ना हो जाए,
है ना, इसके लिए सप्त ग्रहण जरूरी है, आवश्यक है। ये मैंने आपको सीधा एक आपको अनुगम हो उसकी तरह से मैंने आपको प्रयोजन बताया। जरूरी है कि नहीं, आप लोग विचार करके बताइए, है कि नहीं? जरूरी है कि कोई मतलब ऐसा ना कह दे कि ये इसमें ये तो मतलब इसमें भी अंतर्भूत हो जाएगा तो 5-6 ही पदार्थ है, ऐसा भी मतलब कोई व्याख्या न कर दे इसकी अंट शंट, इसलिए हमने नाम ही ले दिया सप्त पदार्थ, है ना। इसके लिए सप्त ग्रहण जरूरी है। उत्तर आया कि नहीं आया? अन्य मतों का निराकरण करने के लिए अन्य दार्शनिकों का जो मत है कि शक्ति भी पदार्थ है इत्यादि, जो मीमांसक लोग जो है ना, 8वां भी एक पदार्थ मानते हैं, 8वां भी कोई पदार्थ है, 9वां भी कोई पदार्थ है, ऐसा कहने वाले जो भी आचार्य है उन सब का निराकरण करने के लिए क्या रखा है? सप्त ग्रहण किया है। और ऐसा कहने वाले, ये तो हम लोग बढ़ोतरी की ओर जा रहे हैं, ऐसा भी कहने वाले हैं कि इसमें अभाव कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा भी कोई कह सकता है ना। कोई कहा हो, देखिएगा आप लोग अपने से अन्वेषण कर सकते कौन दार्शनिक लोग क्या माने, एक आपको अन्वेषण करना चाहिए। जब पदार्थों के विषय में चर्चा चल रही है तो आप लोगों को इतना जरूर करना चाहिए कि षड आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शनों में कम से कम इतना पता हो कि कौन कितना पदार्थ मानता है और वो पदार्थ कौन कौन है, इतना पता आपको सामान्य रूप से होना चाहिए। और कल मैं पूछूंगा, है ना, इसलिए करके लिख के आना, एक कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे सबसे पहले सांख्य लिया, वो 25 मानता है, उसके नाम लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं लिखना है। फिर लिखिए योग, वो मानता है कितना? 26, एक ईश्वर और एक और हो जाता है, तो उसको लिखिए, लेकिन प्रामाणिक होना चाहिए, अपने से कुछ अर्थ निकाल के मत करिएगा। फिर न्याय तो 16 और ये ठीक है ना, उसका सूत्र हो तो सूत्र के अनुसार लिख दीजिए, और वरना अलग अलग लिख दीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतना काम होना चाहिए, कौन दार्शनिक लोग 9 दर्शन में, 6 आस्तिक और 3 नास्तिक में कौन कितने पदार्थ मानता है और कौन कौन पदार्थ मानता है, ठीक है ना। ये इसे एक दिमाग में आपके एक आएगा। जब कभी भी आप ये इसके न्याय के अनुसार जब पदार्थ का विवरण करने चलेंगे और तब यदि आप ये सब बातें बताएंगे तो सुनने वालों को अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ मतलब अन्वेषण है ना, कुछ लब्ध हो रहा, तो मेहनत करिए थोड़ा, है ना। और प्रसंग जब उसका चल ही रहा है तो जानना ही चाहिए, क्यों ना जाने। तो ये कह दिया, आइए प्रकृति में। तो यहाँ पर उन सबों का मतलब जो कम कहने वाले हैं उनका भी निराकरण करने के लिए, जो ज़्यादा कहने वाले हैं कि 8 पदार्थ है उनका भी निराकरण करने के लिए सप्त ग्रहण किया गया है ना, है ना। जोर देने, कोई मान लीजिए उसी लोक के आपने जो दृष्टांत बताए उसी में यदि कोई कहे, मान लीजिए कोई पूर्व पक्षी आ जाए, वो कहे कि अरे वो रामायण में तो ऐसा वैसा कहा है कि उसके एक और भी पुत्र है, दशरथ जी के एक और भी पुत्र है। अब उसका आपको खंडन करना हो तो क्या बोलेंगे? राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ये 4 ही पुत्र है, ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना, है ना। तो ये होता है, जहाँ ऐसी ज़रूरत पड़ती है कोई इस तरह का व्यक्ति आ जाए, वहाँ पर चूंकि ऐसा कोई कहता नहीं है कि इसका 5वां भी कोई पुत्र है, तो इसलिए आप लोग चलाते हैं केवल नाम लेकर के। लेकिन कोई यदि ऐसा आक्षेप करता हो, मान लीजिए आधुनिक कोई व्यक्ति, कि इनका एक और भी देवदत्त नाम का पुत्र था, हैं, तो फिर आप कहेंगे ना अरे 4 ही थे, हाँ बोलेंगे, तो 4 बोलना पड़ा ना, क्यों? क्योंकि आपको निराकरण करना है उसका। इसी तरह यहाँ पर भी हमको निराकरण करना है कि नहीं। वहाँ पर भी वो पूड़ी सब्जी वाले में भी देखिए, वो पूड़ी सब्जी मेरे पास है इतना कह के काम चल गया, लेकिन वो जो ग्राहक आया है वो कहे कि नहीं मुझे मिष्ठान हो तो दीजिए, अरे मिष्ठान थोड़ा हो तो दे दीजिए, थोड़ा मीठा खा लूँगा रात को सोने के समय, तो हो तो दीजिए, ऐसा मतलब जिद कर रहा है। तो क्या कहेगा? 2 ही चीज़ है, लेनी हो तो ले भागो, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो कहना पड़ा ना, उसको निराकरण करना था, तो जरूरी होता है तो कहना पड़ता है, लोक में भी कहना पड़ता है, शास्त्र में भी कहना पड़ता है। यदि ऐसा विशेष आग्रह नहीं होता तो हम नहीं बोलते, लेकिन कुछ था, यहाँ बवाली लोग खड़े थे सब, कोई शक्ति को भी 8वां पदार्थ कहने के लिए, ठीक है ना, ऐसे लोग, तो उन सब का हमको निराकरण करना था, इसलिए यहाँ सप्त कहा। तो कोई अनुचित नहीं ना कहा, ये सप्त का प्रयोजन आया कि नहीं आया? तो सप्त ग्रहणम कर्तव्यम, है ना। अतिरिक्त पदार्थ
कोई कहता है तो उसका खंडन करने के लिए, कोई इससे न्यून कहता है उसका भी खंडन करने के लिए सप्तग्रहणम कर्तव्यम, ये उत्तर आया। ठीक है, ये सामान्य रूप से आपने सप्तग्रहण का प्रयोजन जाना। अब ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ ये कर दिया। अब इसका न्याय बोधिनी हम लोग चलेंगे। न्याय बोधिनी कार ने कुछ सप्त के विषय में कुछ चर्चा की है, तो पढ़िए उसको। कहाँ तुम्हारी पुस्तक? वो हम मंदिर बंद करने गए थे तो हम डाल रहे थे बैग में, तो भूल गए हम इसमें डालना। ये कौन तरीका है? हाँ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः हाँ अथ पदार्थान् विभजते द्रव्येति। हाँ, अथ पदार्थान विभजते। अभी हम लंबी जोड़ी विचार करेंगे, लेकिन अभी सप्त का चूंकि इसमें विचार आ गया है तो सप्त का उसका थोड़ा विचार उन्होंने क्या कहा वो देख लिया जाए। ठीक है ना। प्रयोग उन्होंने शब्द प्रयोग किया अथ पदार्थान विभजते, कि अब अथ आरंभ अर्थ में होता है ना, अथ शब्द जो होता है वो आरंभ अर्थ में भी होता है ना, आरंभ अर्थ में भी आता है। तो अथ शब्दो अधिकारार्थ है ना, अथ इति अयम अधिकारार्थ, ऐसा कहते हैं ना। अथ शब्दानुशासनम में अथ शब्द क्या है तो क्या कहे, अथ इति अधिकारार्थ, मतलब प्रारंभार्थक, प्रारंभ करने के लिए भी अथ शब्द आता है। तो अथ पदार्थान विभजते, कि अब पदार्थों का विभाग प्रारंभ कर रहे हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः करके। ठीक है ना, ऐसा अवतरण उन्होंने बताया। चलिए आइए पढ़िए आगे। अथ पदार्थान् विभजते द्रव्येति। हाँ, विभजते मतलब विभाग कर रहे हैं, ये उसका सामान्य अर्थ आया। ठीक है ना। हिंदी से क्या आया, अथ पदार्थान विभजते, कह विभजते, कह विभजते, अरे पदार्थान विभजते ठीक है, लेकिन कह विभजते, कह विभजते, अन्नम भट्टः विजयते। तुम भी मतलब बवाली आदमी हो, अन्नम भट्टः तुमको बोलना नहीं आता संस्कृत, पागल हो कि कह विभजते प्रश्न है और हिंदी में उत्तर दे रहे हो पागल। अन्नम भट्टः विभजते, अरे उन्होंने ही तो विभाग किया मूल में, द्रव्य गुण कर्म में किसने विभाग किया, अन्नम भट्ट जी ने किया है। तो कर्तावाचक पद नहीं लिखा है तो उसका आप वहाँ जोड़ के बोलिए अन्नम भट्टः ग्रंथकारः, जो भी कहिए, वो पदार्थान विभजते, वो पदार्थों का विभाग कर रहे हैं। क्या कहकर, तो द्रव्य गुण कर्म इत्यादि ना कर रहे, मूल में कर रहे। ठीक है, आगे पढ़ो। लगा कि नहीं लगा? हाँ, इस पे विचार करेंगे, घबराइए मत, उसमें करना ही है। लेकिन अभी पहले जो जाना है वहाँ पकड़ो। तत्र सप्तग्रहणम पदार्थ। तत्र मतलब द्रव्याणि द्रव्य गुण तत्र द्रव्याणि पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिवा। कहाँ वहाँ सप्त है? तत्र सप्त, अच्छा तत्र पदार्थेषु सप्तग्रहणम तत्र। अरे तत्र सप्तग्रहणम कहाँ, कहाँ सप्तग्रहण है? इसके उत्तर देना आता है तुमको? जी हाँ। वरना चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषा समवाया भावा। विशेषा नहीं रे, गलत गलत मूर्ख तरीका। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थ। हाँ, इत्यत्र इत्यस्मिन् मूल ग्रंथ है, इतना जो ये मूल ग्रंथ है उसमें सप्तग्रहणम है कि नहीं है? तत्र मतलब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः पदार्थाः इत्यत्र, इत्यत्र यत् सप्तग्रहणम है कि नहीं उसमें सप्तग्रहण। तो ये सही करो तुम, क्यों इतना मतलब बिगड़े हुए हो? अरे सही से उत्तर देना नहीं आ रहा है तुमको अभी भी, बड़े विचित्र हो, पाठ नहीं लगाते हो क्या सही से? पद पदार्थ कभी भी थोड़ा भी गलत बोले तो टोकते नहीं है क्या आप लोग? इसको बहुत आदत खराब है भाई, अभी तक तो ठीक हो जानी चाहिए, अभी भी वही हाल है। सही बिल्कुल उत्तर आना चाहिए, जैसा प्रश्न पूछा वैसा उत्तर, ठीक है ना? तो ये ऐसे करके बैठो और पाठ लगाने के समय थोड़ा भी कोई भी गलत बोलता हो, महाराज जी आपको भी ध्यान देना है, वज्रमूर्ख को बोलने की आदत नहीं है। मूर्ख तरीका, सुनता रहता है, कोई गलत बोले तो साला चूल्हे फाड़ में जाए। मैं तो समझ रहा हूँ, इतना उसको परोपकार इतना नहीं है उसमें, लेकिन आप तो समझ सकते हैं ना, यदि गलत कोई बोलता है तो उसको टोकना के टोक बोलिए, यदि बुरा मान जाए तो मानने दीजिए। कौन सा आपको शादी ब्याह रचाना है किसी के साथ किसी का? हाँ, छोड़िए, छोड़ के चला जाए पाठ में से उठ के तो डांट दीजिए, कोई बात नहीं, आपको मैं छूट दे रहा हूँ, है ना? और किसी को भी मतलब ऐसा लगता हो कि कोई गलत बोल रहा है तो टोक दीजिए,
मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आदत बनाइए, कोई गलत बोलता है तो बोलने की, इतना मतलब अपने स्वार्थ मत उलझ जाइए कि मतलब किसी का कोई सही करने का आदत भी न लगे हम लोगों को। तो यहाँ पर क्या हुआ, सप्त तत्र सप्त ग्रहणम, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर चाहिए। तो तत्र मतलब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था इत्यत्र, यहाँ पर सप्तग्रहणम किया गया है। वो सप्तग्रहणम किमर्थम, तो उसके लिए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तत्र सप्तग्रहणम पदार्थत्वं द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम इति व्याप्ति लाभाय, व्याप्ति लाभाय, है ना, ये उत्तर दिया। तत्र मतलब वो जो मूल ग्रंथ है उसमें जो सप्त ग्रहण किया गया है वो किस लिए है, व्याप्ति लाभाय, इतना ही उत्तर है। क्या लाभाय, व्याप्ति लाभाय। कौन सी व्याप्ति, कौन सी व्याप्ति का लाभ करना था पंडित जी, है ना, कौन सी व्याप्ति का लाभ करना था वो सब बताना पड़ेगा। लेकिन सप्त ग्रहण क्यों है, तो व्याप्ति लाभाय, व्याप्ति का लाभ हो जाए, व्याप्ति का लाभ हो जाए, इसके लिए सप्त ग्रहण किया है। कौन सी व्याप्ति का लाभ हो जाए, तो क्या पता उन्होंने प्रयोग कुछ किया शब्द का, पदार्थत्वं द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम, हाँ ये कर दिया, ठीक है ना। जैसे एक यहाँ पर थोड़ा व्याप्य शब्द आ रहा है और व्याप्ति कभी आया है, तो थोड़ा संक्षिप्त में अभी बता रहा हूँ, आप लोग समझिए। व्याप्य किसको कहते हैं, व्यापक किसको कहते हैं, इसको हल्के में समझिए, है। व्याप्य किसको कहते हैं, व्यापक किसको कहते हैं, ठीक है ना, इसको समझेंगे तब वो पंक्ति लग जाएगी, कोई कठिन नहीं है। व्याप्य किसको कहते हैं, व्यापक किसको कहते हैं। तो व्याप्य किसको कहते हैं, तो उसके लिए सरल रखिए, न्यून देश वृत्तित्वम व्याप्यत्वम, क्या बोलेंगे, हाँ सरल परिभाषा है, ठीक है ना, अभी के लिए पर्याप्त है। व्याप्य किन नाम व्याप्यत्वम, न्यून देश वृत्तित्वम व्याप्यत्वम, और व्यापकत्वम कहना हो तो देश वृत्तित्वम व्यापकत्वम, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कहने का तात्पर्य जो कम जगह रहे वो व्याप्य होता है, जो ज़्यादा जगह रहे वो व्यापक होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत दूँ प्रसिद्ध, धूम जो है, धुआं है ना, धुआं जो है, धूम जो है वो कहाँ कहाँ रहता है, आप लोग पहले बताइए, थोड़ा विचार करके बताइए कहाँ कहाँ होता है। देखिए आपका वहाँ पर महानस में होता है कि नहीं होता है। महानस मतलब जो घर में रसोई घर, किचन है ना, उसको महानस कहते हैं। शमशान होता है क्या महानस मतलब, कौन बताया, झटाक से बोल दिए, नहीं नहीं, मतलब आप मसान उससे निकला होगा। वो सोचिए कि वो सोचिए कि महानस का अपभ्रंश से मसान, वो मसान वो कहते हैं ना, मसान स्मशान, तो ये सब उसको अपभ्रंश शब्द हो गए, ऐसे सोच के बोल दिए। कोई किसी को पूछना चाहिए, ऐसे अर्थ नहीं करना चाहिए। वो जो बड़े विचित्र है। महानस मतलब होता है किचन आपकी भाषा में, है ना, जिसको हम रसोई घर कहते हैं, भंडार कहते हैं। तो वही, उसमें धुआं होता है कि नहीं होता है, होता है ना उसमें धुआं, तो ध्यान रखिएगा। हाँ तो तभी तो वो थोड़े दिन भर रहेगा, वही तो कह रहा, लेकिन वहाँ होता है, जगह याद रखिए कहाँ कहाँ होता है। महानस में एक रहा। नंबर 2, गाय जहाँ रहती है ना, पर्वत में, पर्वत में रखिए पहले से, प्रसिद्ध है, उसको क्यों छोड़ा है। पर्वत में देखिए, पर्वत में होता है ना, आग जलाएंगे वहाँ पर, है ना, जब बहुत ठंडी मान लीजिए पड़ रही है, तो पर्वत में रहने वाले लोग हैं, हाँ स्वतः भी रहता है, कोई मतलब घर्षण वर्षण हो जाने के कारण हो जाता है, तो ये भी रहता है। तो वहाँ पर भी धुआं होता है कि नहीं होता है, पर्वत में भी। तो दूसरा पर्वत, यहाँ पर भी धुआं होता है। एक और रख लीजिए, गाय जहाँ रहती है तो वहाँ बहुत कीट आदि हो जाते हैं, तो क्या करते हैं वो करते हैं ना, मतलब आग जलाते हैं ना वहाँ पर, है ना, तो वो गोष्ठ उसको कहते हैं। अरे गाय जहाँ स्थित रहती है उसको गोष्ठ कहते हैं ना। तो गोष्ठ में भी क्या होता है, आग रहती है ना, वहाँ पर धुआं होता है कि नहीं होता है, आग जलाते हैं तो, है ना, देख लीजिएगा चलाते हैं, तो ये एक गोष्ठ में भी होता है, ठीक। और आप एक और जगह रख लीजिए, जैसे चौक रहता है गाँव का कोई, है ना,
चत्वर जिसको संस्कृत में कहा जाता है। तो वहाँ सब लोग बैठ के वो आग जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं, वो सेकने के लिए। तो वहाँ पर भी धुआं होता है कि नहीं होता है? होता है। क्या मुंह ताक रहे, अंड बंड, नहीं पता चलता है कि धुआं होता है। धुआं मतलब इतना, मतलब ऐसे देखते हैं कि जैसे समझे ही नहीं का है कोई पदार्थ। तो चत्वर में भी होता है ना, चौक में। अरे लोग बैठ के वहाँ सेकते नहीं अपना हाथ पैर, घर में वो आग जलाते हैं, तो वहाँ धुआं होता है कि नहीं होता है? वहाँ पर भी तो होता है, आँख में पानी निकल जाता है। वहाँ थोड़ा बैठ के देखिए फिर पता चलेगा। तो ये हो गया, 4 जगह धुआं रहा अभी के लिए। कहाँ कहाँ? महानस, पर्वत, गोष्ठ और चत्वर। इसको क्रम थोड़ा ठीक कर दीजिए, सब लोग एक ही क्रम से बोले। पर्वत, चत्वर, गोष्ठ और महानस। पर्वत, चत्वर, गोष्ठ, महानस, ठीक है ना? इसे याद रखिए, पर्वत, चत्वर, गोष्ठ, महानस। क्या? ये रख दिया 4 है ना। इन सब जगह धुआं रहता है। अग्नि देखिए, आग, आग कहाँ कहाँ रहती है? पर्वत में रहती है कि नहीं रहती है? वो वहीं पर जहाँ धुआं था वहाँ रहती है। और चत्वर में रहती है कि नहीं रहती है ना? गोष्ठ में रहती है कि नहीं रहती है? महानस में रहती है कि नहीं रहती है? लेकिन एक और जगह भी है जहाँ आग रहती है। जैसे एक लोहे का कोई पदार्थ है बहुत बड़ा, लोहा का है ना, उसको फूल आग में तपाया जाए, जलाया जाए, उसको तपाया जाए, तो उसमें आग रहेगी कि नहीं रहेगी? उसको देखना हो तो उसको छू लीजिए तो पता चलेगा। वैसे देखने से शायद पता न भी चले आप लोगों को कि इसमें मतलब आग है कि नहीं है। वो फूल जो गोला है ना, जिसको फूल बहुत तपाया, तो बहुत तपाने के बाद उसको अलग कर दीजिए, उसमें भी आग है, उसमें भी आग है ना। दिखती नहीं है वैसे, जैसे वो लपेटे दिखती हैं आगों में, उस तो लाल लाल हो जाता है ना, लाल हो जाता है। और लाल हो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छूइए तो पता चलेगा, तो दाग होगा, उसका मतलब आग है वहाँ पर, है कि नहीं? तो आग वहाँ पर भी है ना, तो आग है, तो आग वहाँ। लेकिन वहाँ धुआं होता है क्या? धुआं नहीं होता है, ये अनुभव की बातें हैं, करिए। उसके ऊपर थोड़ा पानी का छींटा डालेंगे ना तो धुआं होगा, तो होगा। लेकिन पानी का छींटा नहीं डालेंगे, धुआं नहीं निकलता उससे, बस वो लाल पीला होता रहता है और गर्म रहता है। तो आग रहती, धुआं नहीं रहता। तो आग जो है वो कहाँ कहाँ रहे? पर्वत, चत्वर, गोष्ठ, महानस और अयोगोलक उसको कहेंगे। तप्त अयोगोलक भी कहते हैं कि तप्त जो अयोगोलक, ऐसा शब्द भी मिलता है, तो उसमें कोई वो नहीं, तप्त अयोगोलक में ही रहता है। ठंडे अयोगोलक में थोड़ी ना आग रहेगी। तो वही अयोगोलक कह दिया, तो आप लोग समझ के रखिएगा, तप्त अयक गोलक, तप्त अयोगोलक। तो वही अयोगोलक में भी रहा। तो आग कितनी जगह रही? 5 और धूम कितनी जगह रहा? 4 जगह। तो अधिक देश में कौन रहा? गधे है कि 4? इतना हटा दूंगा सही में, इतनी देर नहीं चाहिए मुझे, ऐसे चाहिए भी नहीं। मैं इसके लिए पाठ भी नहीं चलाता हूँ। ये मत सोच के बैठिए कि आप ले राह देख के बैठेंगे, तुरंत उत्तर आना चाहिए। 5-4 में नहीं पता चलता है कौन अधिक में रहा, इतने मंदबुद्धि तो नहीं दिखते हैं, तो इतनी देर क्यों? फिर अंट मत सोचिए, जो कह रहे हैं वही पदार्थ को सुनिए, समझिए, सोचिए। क्या है अधिक देश में कौन रहा? तो अधिक देश में जो रहता है उसको क्या कहते हैं हम? व्यापक कहते हैं। तो ये व्यापक हुआ, ठीक है। ये भी कोई कम नहीं है, आपकी तरह का ही है। ये भी सुनता है कि कोई बोल दे तो फिर मैं बोलूँ, अपना कोई बुद्धि नहीं है इसको, निर्बुद्ध तरीका। और धूम जो न्यून देश में कौन रहा? धूम रहा। न्यून देश में रहता है उसको क्या कहते हैं? व्याप्य कहते हैं। तो अग्नि और धूम में कौन व्यापक है, कौन व्याप्य है? अग्नि व्यापक, धूम में व्याप्य। हाँ, अग्नि व्यापक है, मतलब वन्य व्यापक है। अग्नि कहिए चाहे वन्य कहे, तो वन्य व्यापक है, धूम व्याप्य है। ऐसा है कि नहीं है? ये सामान्य रूप से समझने का तरीका, जो ज़्यादा में रहे वो व्यापक होता है, जो कम में रहे वो व्याप्य होता है, ठीक है ना। तो धूम जो है वो कम में रह रहा है इसलिए वो व्याप्य है, और अग्नि जो है वो अधिक में रहता है तो व्यापक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरह एक और देखिए, इस तरह एक और मैं बताऊँ, द्रव्यत्व जो है, द्रव्यत्व जो है वो कहाँ रहता है? कितने में रहता है? 9 द्रव्यों में रहेगा। पृथ्वीत्व कहाँ रहेगा? पृथ्वी में। तो इसमें कौन व्यापक होगा? द्रव्यत्व और पृथ्वीत्व में कौन व्यापक है, कौन व्याप्य है? पृथ्वीत्व व्यापक है और द्रवत्व व्याप्य है। द्रवत्व कोई है ही बोले ही नहीं है, द्रव्यत्व बोले। हाँ, ये व्याप्य है। द्रव्यत्व कहाँ कहाँ रहा, एक बार गिन के बताइए। द्रव्यत्व पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, ये 9 में रहा द्रव्यत्व। और पृथ्वीत्व केवल कहाँ रहा?
पृथ्वीत्व से पृथ्वी में रहा, पृथ्वी में रहा। तो अधिक देश में कौन रहा? अधिक देश में रहा द्रव्यत्व, न्यून देश में कौन रहा? न्यून देश में रहा पृथ्वीत्व। अधिक देश में रहता है उसको क्या कहते हैं? व्यापक, जो अधिक देश में रहता है उसे व्यापक कहते हैं। तो कौन यहाँ अधिक देश में रहा? द्रव्यत्व, कौन व्यापक है? द्रव्यत्व, कौन व्याप्य है? पृथ्वीत्व। हाँ, तो क्यों अंडबंड बोल रहे हैं फिर? आया कि नहीं आया? तो ऐसा समझ में आ गया कहने का तात्पर्य। अब यहाँ पर भी अब प्रकृत में आइए, सप्त ग्रहण क्यों किया मूल ग्रंथ में? तो उसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया व्याप्ति लाभाय, व्याप्ति का लाभ हो जाए इसके लिए हमने सप्त ग्रहण किया। कौन सी व्याप्ति का लाभ करना था पंडित? कौन सी व्याप्ति का लाभ करना था? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो कहा कि द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम पदार्थत्व व्याप्यम। क्या लिखे है? पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतम तमत्व व्याप्यम। तो देखिए द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम पदार्थत्वम। तो व्याप्य किसको बना रहे हैं? पदार्थत्व को बना रहे हैं ना। और व्यापक किसको बना रहे हैं? द्रव्यादि तमत्व को। क्या कह रहे हैं? जैसे मैं कहूँ वन्नी व्याप्य धूम है, वन्नी व्याप्य धूम है। क्या? वन्नी व्याप्य धूम है। तो इसमें कौन व्याप्य है, कौन व्यापक है? बन्नी व्यापक है, धूम व्यापक। अरे वन्नी व्याप्य धूम तो बोल ही दिया, वन्नी व्याप्य धूम है तो धूम व्याप्य है, तो व्यापक कौन होगा? बन्नी व्यापक, जिसकी अपेक्षा है वो व्यापक हो जाएगा। तो वन्नी व्याप्य धूम है, तो वन्नी से व्याप्य धूम है तो धूम व्याप्य है, वो तो सीधा आ ही रहा है। और वो वन्नी जो है वो व्यापक है, ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? उसी तरह वो मूल पंक्ति देख के मुझे बताइए कि कौन व्याप्य है कौन व्यापक है। पंक्ति लगाइए, पंक्ति पढ़िए उतनी। व्याप्ति लाभाय के पूर्व में क्या लिखा है? तत्र सप्त ग्रहणम पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यमिति। द्रव्य वहाँ से सप्त ग्रहणम के बाद से पढ़ना चालू करिए। पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यमिति। बस 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 रुकिए ना, ये पागलों की तरह कहाँ सांड की तरह घुसे जा रहे जहाँ मन चाहे वहाँ। जितना कहा वो सप्त ग्रहणम के बाद से पढ़िए और इति के पूर्व तक पढ़िए। बोलिए क्या लिखा? द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यमिति। व्याप्यम, बस इतना। व्याप्यम ये हुआ। तो किसको व्याप्य कह रहे हैं? इस पंक्ति से बताइए व्याप्य किसको बता रहे हैं? मैं कहा वन्नी व्याप्यो धूमः, धूमः वन्नी व्याप्य, ऐसा मैंने शब्द प्रयोग किया। मान लीजिए धूमः वन्नी व्याप्य, तो व्याप्य किसको बता रहे हैं? धूम को। धूमः वन्नी व्याप्य, तो व्याप्य धूम है। व्यापक कौन आ जाएगा? सीधे पता चल जाएगा वन्नी व्यापक। इसी तरह इस पंक्ति से बताइए पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम। इस पंक्ति से बताइए कि कौन व्याप्य हो रहा है कौन व्यापक हो रहा है? व्याप्य कौन होगा? ये लड़का समझ रहा है कुछ कि नहीं समझ रहा है? और बच्चा कौन व्याप्य होता है? उसका आवाज़ लाउड स्पीकर में नहीं रखे हो क्या? तुम भी वज्र मूर्ख हो। कुछ प्रश्न पूछ रहा होगा तो गधा कौन पूछेगा? फिर तुम तो अंड बंड उत्तर दोगे। पढ़ने वालों को क्या क्या समस्या होती थोड़ा समझ में नहीं आता। क्या हुआ? कौन व्याप्य है कौन व्यापक है? बोलो। पूरा बोलो, छोड़ो आधा आधा तो अधूरा मत बोलो। वन्नी व्याप्य धूम कहते हैं तो धूम व्यापक है, धूम व्याप्य है। और वह व्याप्य है बोलते हो कि वन्नी व्याप्य बोलते हो? वन्नी व्यापक बोलते हो कि वह व्यापक बोलते हो? वन्नी व्याप्य धूम है, ठीक है। वन्नी व्याप्य धूम है तो धूम व्याप्य हुआ, व्यापक कौन हुआ? वन्नी हुआ। वह नहीं ना बोलते हो, वह व्यापक हुआ नहीं ना कहते, वन्नी व्यापक हुआ ना। तो इधर सही से बोलो, पूरा आधा अधूरा क्यों बोल रहे हो? द्रव्य करके छोड़ दे रहे हो। कौन व्याप्य हुआ कौन व्यापक हुआ? पंक्ति देख के बोलो। कहाँ द्रव्यत्व लिखा है उस पंक्ति में? द्रव्य कहाँ लिखा है? क्या शब्द प्रयोग किया है पूर्वज? क्यों ऐसा भ्रम हो रहा है? नहीं समझ में आया। तो वही तो
नहीं समझ में आया। चलिए फिर रखिए पाठ अभी, है ना, हो गया बहुत। तो इतना ध्यान रखिए आप लोग, द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्यापक होगा और व्याप्य होगा, ठीक है ना, वो व्यापक होगा। इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो चलिए इतना पाठ लगा के आइए, फिर आगे चलते हैं ना, कोटा पूरा हो गया लोगों का, है ना, इतनी कैपेसिटी है तो कर दिया जाए। तो रखते हैं, इसको लगा के आइए, अच्छी तरह से दोहरा के आइए, जो नहीं समझे उसको समझा के आइए, और फिर भी नहीं आता है तो फिर कल हम तो है ही। तो व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादि शस्त्रिलोकी पति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजे युगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः।